हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने लिमिट टेस्ट के बारे में, जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री के यूनिट 1 का लास्ट वीडियो होने वाला है। तो इससे पहले हमने यहाँ पे 3 वीडियोस के ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लीजिएगा। हमारी प्लेलिस्ट के अंदर आप लोग को वीडियोस देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने आज की वीडियो के बारे में, तो आज की वीडियो हमारी लिमिट टेस्ट के ऊपर होने वाली है, जिसमें हम लोग यहाँ पे हमारे सिलेबस में बहुत सारे लिमिट टेस्ट दे रखे हैं। तो इन सभी को हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। बाकी देखिए, इसकी जो भी नोट्स वगैरह होगी वो आप लोग को हमारे ऐप इम्परफेक्ट फार्मेसी पर देखने को मिल जाएगी। तो प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में आप लोग को हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को जो भी अपडेट्स वगैरह है, हेल्पफुल कंटेंट है, वो मिलता रहे। एंड इन सारी बातों के साथ मेरा नाम है हर्षित पांडे। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने लिमिट टेस्ट के बारे में, तो एक चीज समझना कि थोड़ा सा आप यहाँ पे इस लेक्चर में पेशेंस रखना। मतलब हो सकता है स्टार्टिंग में आप लोगों को कुछ चीजें ना समझ में आए, लेकिन आप जब यहाँ पे लेक्चर के एंड में पहुंचोगे तो आप लोग को लगेगा कि सारे डॉट्स यहाँ पे कनेक्ट हो गए और आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस लेक्चर को देखना। और यहाँ पे देखो, लिमिट टेस्ट को समझने से पहले हम देखते हैं कि आखिर लिमिट टेस्ट की जरूरत क्या होती है और ये होता ही क्या है। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमारी इम्प्योरिटी है वो हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में अगर आती है तो किस तरीके से हमारी दवाओं को नुकसान हो सकता है, उनकी क्वालिटी एफिकेसी यहाँ पे खराब हो सकती है। यानी लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इम्प्योरिटी हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के लिए बहुत ही खराब होती है। और हम यहाँ पे क्या कोशिश करते हैं कि जो भी हमारी दवाएं हैं वो बिल्कुल यहाँ पे प्योर बने, उनकी क्वालिटी सेफ्टी बिल्कुल अच्छे से बरकरार रहे। यानी उनमें हम लोग कोशिश यही करते हैं कि इम्प्योरिटी बिल्कुल भी ना आने पाए। लेकिन क्या ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल हो पाता है? जैसे जो खाना भी मान लो आप लोग बनाते हो, तो खाना बनाते समय भाई मान लो आपकी मम्मी बना रही है या फिर आप ही बना रहे हो, तो खाना बनाते समय जानबूझकर तो हम यहाँ पे उसमें कोई ऐसी चीज डालते नहीं है जिससे वो खाना खराब हो। नहीं, डेफिनेटली हम लोग यही कोशिश करते हैं कि वो खाने में हम लोग जो है सारी चीजें अच्छे से डालें और वो खाना हमारा बिल्कुल सेफ बने, प्योर बने। लेकिन खाना हम लोग बना कहाँ रहे? खाना हम लोग यहाँ पे एक कमरे बना रहे हैं। उस खाने के आसपास क्या? उस खाने के आसपास हवा तो है ही है ना, एटमॉस्फेयर तो है ही है। अब आजकल ये बताओ, जो हमारे आसपास की हवा है क्या वो एकदम प्योर है? क्या वो एकदम सेफ है? उसमें बिल्कुल भी डस्ट माइक्रोब्स नहीं होते भाई? जो आसपास की हवा है वो उसमें भी तो हमारे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। बल्कि आजकल तो AQI हमारा वैसे ही इतना लो जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास की जो हवा है वो तो हमारी इम्प्योर है ना। तो जो खाना हम बना रहे हैं, तो वो जो आसपास का एटमॉस्फेयर है, तो वहां पे जो थोड़ी बहुत डर्ट है, इम्प्योरिटी है, वो तो उस खाने में चली ही जाएगी ना। लेकिन क्या ऐसा होता है कि उससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है? भाई ऐसा तो होता नहीं कि वो डस्ट माइक्रोब अगर खाने में जा भी रहे हैं तो हमें दिखता तो है नहीं, ना ही हमें खाने के बाद कोई प्रॉब्लम होती है। यानी कि देखो, हम लोग अपनी तरफ से तो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन फिर भी जो आसपास का एटमॉस्फेयर है, जब आप लोग खाना खा ही रहे हो, तो वो हवा से जो डस्ट पार्टिकल्स है वो तो उस खाने में जा ही रहे, लेकिन उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पे दवा बनाते हैं, तो हम तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जो दवा है वो बिल्कुल प्योर बने, उसमें इम्प्योरिटी बिल्कुल भी ना हो, है ना। लेकिन होता क्या है कि जैसे अब मान लो दवा हम लोग बना रहे हैं, तो दवा बनाते समय हम लोग यहाँ पे बहुत सारे रीजेंट्स का भी यूज करते हैं उनकी टेस्टिंग के लिए। हम लोग यहाँ पे दवा को भी तो जैसे कह सकते हो इंडस्ट्री वगैरह में बनाते हैं, तो उनके आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है, तो उसको भी तो हम लोग यहाँ पे जैसे भाई हवा तो हर जगह है, एटमॉस्फेयर तो हर जगह है, और उसके बाद हम लोग वाटर का भी यूज करते ही हैं। तो अब हम लोग कोशिश तो यही करते हैं कि हम लोग बनाते समय बहुत ही ध्यान रखें कि उसमें बिल्कुल भी इंप्योरिटी ना आने पाए। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कह सकते हो एक लिटिल बिट इंप्योरिटी हमारी इन सभी चीजों की वजह से दवा में आ ही जाती है। लेकिन अब देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर जो लिटिल बिट इंप्योरिटी आ गई है तो उससे हमें कोई मेजर नुकसान नहीं होता है। जिस तरीके से खुले में खाना खाने की वजह से भी हमें नुकसान नहीं होता है, उसी तरीके से जो थोड़ी बहुत, मतलब अगर बहुत थोड़ी सी, देखो ये बहुत थोड़ी सी बात हो रही है, अगर बहुत थोड़ी सी इंप्योरिटी हमारी दवा में आ भी जाती है तो उससे इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर कहीं ये जो इंप्योरिटी है इनका लेवल यहाँ पे ज्यादा हो गया, तब क्या होगा भाई? तब तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी देखो, यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है कि जो हमारी इंप्योरिटी है वो अगर बहुत थोड़ी सी हो, तो एक बार को हम लोग यहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो थोड़ी बहुत है तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। मतलब इंप्योरिटी अगर इतनी हो जिसकी वजह से दवा की सेफ्टी, एफिकेसी और दवा की क्वालिटी में कोई फर्क ना पड़े, तो हम लोग यहाँ पे उस इंप्योरिटी को मतलब कह सकते हो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, इतनी बहुत इंप्योरिटी तो होगी। लेकिन अगर उस इंप्योरिटी का लेवल इतना ज्यादा हुआ कि उसकी वजह से हमारी दवा की क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी पर कोई इफेक्ट पड़ा, तब हम लोग यहाँ पे उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अब हम यहाँ पे पता कैसे लगाएंगे कि जो हमारी इंप्योरिटी है वो लेवल में है कि नहीं है?
तो बस उसी के लिए हमारा आ जाता है लिमिट टेस्ट। अब जैसे लिमिट टेस्ट को अगर हम लोग नाम से ही देखें तो यहाँ पे क्या नाम क्या है इसका, लिमिट। लिमिट मतलब कि जो इम्प्योरिटी है वो एक लिमिट में है कि नहीं है, तो उस लिमिट को पता लगाने के लिए ही हम लोग यहाँ पे लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो अगर ये जो लिमिट टेस्ट है, ठीक है, अगर इसको परफॉर्म करने पर अब कैसे करते हैं वो सारी चीजें देखेंगे, बट अभी सिंपली समझो कि लिमिट टेस्ट मान लो हमने परफॉर्म किया और अगर जो हमारी इम्प्योरिटी है वो एक्सेप्टेबल लिमिट में होती है, तो हम लोग यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारी दवा है उसको यहाँ पे पास कर देते हैं कि चलो ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर जो हमारी लिमिट टेस्ट है उसको परफॉर्म करने पे हमें पता चला कि जो इम्प्योरिटी है वो एक लिमिट से काफी ज्यादा हो गई है, तब हम लोग यहाँ पे उस प्रोडक्ट को यहाँ पे फेल कर देते हैं, यानी उसको हम आगे नहीं भेजते हैं और वो प्रोडक्ट वहीं से डिसकंटिन्यू हो जाता है, यानी वो दवा वो बैच वहीं से डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो देखिए यही होता है हमारे यहाँ पे लिमिट टेस्ट। अब देखो एक चीज थोड़ा सा समझना कि जैसे जो दवाएं होती हैं उसमें इम्प्योरिटी को हम लोग डायरेक्टली ऐसे धूल मिट्टी से नहीं बोलते हैं, बल्कि दवाओं में जो इम्प्योरिटी है ना वो हमारे कह सकते हो कुछ आयनिक फॉर्म में होती है। जैसे कि दवाओं में जो इम्प्योरिटी है वो हमारे क्लोराइड के फॉर्म में हो सकती है, सल्फेट के फॉर्म में हो सकती है, आयरन के फॉर्म में हो सकती है, आर्सेनिक, लेड। तो दवाओं में जो इम्प्योरिटी है वो इन फॉर्म में होती है। अब यहां पे देखिए वही सेम प्रिंसिपल आ जाता है कि जैसे मान लो क्लोराइड है, जैसे मान लो ये हमारी कोई दवा है, तो अगर मान लो इसमें क्लोराइड अगर प्रेजेंट है एज ए इम्प्योरिटी, तो हम लोग यहाँ पे ये पता लगाएंगे कि ये जो क्लोराइड है ये एक लिमिट में प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर मान लो जो लिमिट है, ठीक है, अगर ये क्लोराइड एक लिमिट में प्रेजेंट है तो हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे कि चलो इतना थोड़ा बहुत क्लोराइड है तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर यही क्लोराइड हमारा एक लिमिट से ज्यादा प्रेजेंट हुआ, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इस दवा को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम लोग इस दवा को वहीं पे रोक देंगे। तो अब लिमिट यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग इतनी देर से बोल रहे हैं कि दवा लिमिट में होनी चाहिए, लेकिन लिमिट हम लोग पता कैसे लगाएंगे भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि लिमिट क्या है, कि कितनी लिमिट में होने पर। तो देखो ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट हमारे पास ऑलरेडी जो है दी हुई होती है। कहां दी हुई होती है, हमारे जो फार्माकोपिया है, समझो जो फार्माकोपिया है ये हमारी एक ऐसी बुक होती है जिसमें हमारी सारी मेडिसिन की लिस्ट यहाँ पे दी हुई होती है और हर मेडिसिन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन भी दी हुई होती है। जैसे मान लो ये हमारी एक्स कोई मेडिसिन है, तो इस एक्स मेडिसिन के बारे में फार्माकोपिया में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी होती है और इसमें ये भी लिखा होता है कि मान लो अगर हमें क्लोराइड का लिमिट टेस्ट परफॉर्म करना है, तो ये जो हमारी दवा है इसमें कितना क्लोराइड हमारा एक्सेप्टेबल होगा उसकी लिमिट ऑलरेडी यहाँ पे हमारी फार्माकोपिया में दी हुई होती है। अब जैसे मान लो कि हमारा ये जो एक्स मेडिसिन है, ठीक है, अगर हमें इसमें क्लोराइड की इंप्योरिटी पता करनी है कि लिमिट में है कि नहीं है, तो हम लोग फार्माकोपिया से पहले चेक करेंगे। तो फार्माकोपिया में मान लो दिया हुआ है 100 ppm, यानी कि ये हमारी एक लिमिट है। 100 ppm का मतलब क्या होता है कि इस दवा के 1 मिलियन पार्ट में मान लो 100 पार्ट क्लोराइड प्रेजेंट है, तो इतना हमारी लिमिट है कि अगर इतना है तो एक बार को हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर जो हमारा क्लोराइड है इस 100 पार्ट से भी ज्यादा प्रेजेंट हुआ 1 मिलियन में, तो हम लोग यहाँ पे इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात है, हमें अगर क्लोराइड की इंप्योरिटी चेक करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये जो क्लोराइड है ये इस पार्टिकुलर दवा में 100 पार्ट से कम में है कि ज्यादा में है। अगर कम में है तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कि चलो कम है तो इतना तो हमारा चल जाता है। लेकिन अगर कहीं गलती से ज्यादा हुआ तो हम लोग यहाँ पे इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल अगर समझना है, तो मान लो जो हमारा दूध होता है, तो आपको पता है दूध में आजकल हर कोई पानी मिलाता है। जैसे बाहर से अगर आप लोग दूध लोगे तो थोड़ा बहुत पानी तो मिलाएगा ही। अगर आप लोग को बिल्कुल प्योर दूध चाहिए तो वो तो आपको अपने घर में ही मिल सकता है। तो मान लो कि आप यहाँ पे दूध बाहर से ले रहे हो, तो उसमें चलो थोड़ा बहुत पानी तो मिला ही देते हैं, तो उतना तो हमें आदत ही लग गई है। लेकिन कितना, थोड़ा बहुत ना। अब जैसे मान लो आप लोग 1 लीटर दूध ले रहे हो, ठीक है, अब इस 1 लीटर दूध में मान लो कि अगर सिर्फ चलो मान लेते हैं 50, 100 ml, 200 ml, चलो 200 ml बहुत हो गया, 200 ml पानी मिला दिया तो एक बार को चलता है कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत। लेकिन अब मान लो कि इस 1 लीटर दूध में, ठीक है, ये जो 1 लीटर दूध लिया इसमें से 500 ml सिर्फ पानी ही हो, तब क्या आप लोग यहाँ पे उस दूध को लोगे? भाई बिल्कुल नहीं, क्योंकि उतना तो हमें साफ साफ दिख जाएगा ना कि ये तो बिल्कुल पानी जैसा दिख रहा है, ये तो दूध इसमें है ही नहीं। या फिर मान लो 500 से भी ज्यादा मिला दिया, तब तो बिल्कुल नहीं लोगे ना। तो वही चीज है कि एक एक्सेप्टेबल लिमिट होती है ना, कि अगर एक लिमिट में पानी है तो हम लोग ले सकते हैं कि चलो दूध ले लेंगे, इतना पानी तो हर कोई मिला देता है। लेकिन अगर एक लिमिट से भी ज्यादा मिला दिया तो हम लोग दोबारा उस दुकानदार से दूध नहीं लेंगे। तो उसी तरीके से जैसे जो भी इंप्योरिटी होती है, जैसे क्लोराइड हो, सल्फेट हो, आयरन हो, आर्सेनिक हो, लेड हो, इसकी जो लिमिट होती है वो ऑलरेडी हमारी फार्माकोपिया में दी हुई होती है। तो अगर ये जो इंप्योरिटी है ये अपनी लिमिट में प्रेजेंट है तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर लिमिट से ज्यादा हुई तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब देखो एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे समझना कि अगर हम लोग देखें कि एक्चुअल में यहाँ पे हमारा जो लिमिट टेस्ट है वो परफॉर्म कैसे किया जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि हमारा लिमिट होता है, ठीक है, तो लिमिट से हम लोग कंपेयर करते हैं, ये सारी चीजें तो हम लोग समझ गए। लेकिन जब अभी हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में हमारे जो भी लिमिट टेस्ट दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे आप सिलेबस देखो तो हमारा क्लोराइड का लिमिट टेस्ट दे रखा है, सल्फेट का दे रखा है, आयरन का।
तो इसमें हम लोग कुछ चीजें परफॉर्म करते हैं, कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। तो वो प्रोसीजर एक्चुअल में कैसे होता है, तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझना चाहें तो थोड़ा समझना। जैसे मान लो आप लोग को यहाँ पे एक हल्दी का ग्लास जो है, जैसे मतलब मान लो आप लोग को बोला गया कि आप लोग को दूध में हल्दी मिलानी है, ठीक है। लेकिन अब कितनी हल्दी मिलानी है उसके लिए आप लोग को एक स्टैंडर्ड हल्दी का ग्लास दे दिया गया, यानी कि ये जो ग्लास है इसमें हमारी दूध में हल्दी ऑलरेडी मिली हुई है, और आपसे बोला गया कि जो हल्दी आप लोग को मिलानी है, जैसे आप लोग को मान लो 10 हल्दी वाले दूध के ग्लास बनाने हैं, और एक हल्दी का दूध का ग्लास आपको ऑलरेडी दे दिया गया जिसमें हल्दी ऑलरेडी मिली हुई है। अब आपसे बोला गया कि जो 10 ग्लास आप बनाओगे उसमें हल्दी हमारी इतनी ही होनी चाहिए, या फिर इससे थोड़ी कम भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब ये जो स्टैंडर्ड ग्लास है जो आप लोग को दिया गया है, इसमें जितनी हल्दी है उतनी ही हल्दी आप लोग को बाकी ग्लास में भी डालनी है, या फिर उससे थोड़ी कम डालनी है, उससे ज्यादा गलती से भी नहीं डालनी है। अब जैसे हल्दी का रंग क्या होता है, हल्दी का रंग पीला होता है। अब सिंपल सी बात है, जितनी कम हल्दी डालोगे उतना कम पीला, और जितना ज्यादा हल्दी डालोगे उतना ज्यादा पीला होता जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम लोग जो दूध का ग्लास बना रहे हैं तो उसमें हम लोग हल्दी डालेंगे, और हल्दी डालने के बाद चेक करेंगे कि इसका जो पीला रंग है वो इस स्टैंडर्ड वाले के पीले रंग से कम है कि ज्यादा है। अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर आप लोग को ये दिया गया है कि ये हमारे स्टैंडर्ड लिमिट है, यानी कि इतना ही हल्दी हमें मिलाना है, इससे कम चल सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं चलेगा, तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि हल्दी डालने पे जो पीला रंग है वो इससे कम आना चाहिए ना, क्योंकि इससे कम आएगा इसका मतलब हल्दी इससे कम है, या फिर इसके बराबर भी आ जाए तो चल जाएगा। यानी हल्दी या तो हमने इससे कम डाली या तो बराबर डाली है। लेकिन अगर कहीं हमने हल्दी थोड़ी सी ज्यादा डाली तो क्या होगा, तो हमारा जो रंग है वो इससे ज्यादा डार्क हो जाएगा, मतलब इससे ज्यादा गहरा हो जाएगा। यानी कि अगर मान लो आपने जो ग्लास बनाया अगर वो हमारा इस तरह का बना तो हमारा एक बार को चल सकता है कि चलो हल्दी इससे कम है। लेकिन अगर आपने जो दूध का ग्लास बनाया है हल्दी डाल के, अगर कहीं वो इस तरह का दिखा, तब यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि इसका जो पीला रंग है वो इससे बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे ये क्या होगा भाई, ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि हल्दी इतनी ज्यादा डाल दी है कि अब यहाँ पे ये दूध का ग्लास पीने में ही नहीं, मतलब पी ही नहीं पाएगा इंसान, क्योंकि हल्दी बहुत ज्यादा डाल दो तो वो थोड़ा सा ऐसा करछला सा स्वाद हो जाता है, उसका टेस्ट हो जाता है। तो देखिए वही चीज है कि इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लिमिट टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं। बेसिकली लिमिट टेस्ट में भी हमारा एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दिया हुआ था, ठीक है, और जो हमारा टेस्ट है, ठीक है, जिसकी टेस्टिंग हम लोग कर रहे होते हैं उसका कंपैरिजन हम लोग यहाँ पे इस स्टैंडर्ड वाले से करते हैं। तो जो टेस्ट वाले का कलर है वो इस स्टैंडर्ड वाले से ज्यादा नहीं आना चाहिए। अगर इस स्टैंडर्ड वाले से ज्यादा आ गया तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जो इम्प्योरिटी है वो ज्यादा है, और अगर स्टैंडर्ड से कम आया तो इसका मतलब कि हमारा एक एक्सेप्टेबल लिमिट में है। ऐसे और अगर अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली अपने जो है कह सकते हो लिमिट टेस्ट से समझना चाहें, देखो अगर बाय द वे आप लोग को थोड़ी चीजें नहीं समझ में आ रही है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा, हर चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अभी तो हम बस एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, अभी तो हम लोग बस चीजों को थोड़ा सा समझ रहे हैं, बेस डेवलप कर रहे हैं। अभी आगे तो हमें बहुत अच्छे से सारी चीजें देखनी है। अब जैसे एक चीज समझना, जैसे मान लो आप लोग को यहाँ पे एक जो है, मान लो बोला गया कि आप लोग को क्लोराइड का लिमिट टेस्ट करना है, ठीक है, क्लोराइड का लिमिट टेस्ट आप लोग को परफॉर्म करना है। लिमिट टेस्ट परफॉर्म करने का मतलब क्या है कि हमें चेक करना है कि क्लोराइड जो है एक लिमिट में प्रेजेंट है कि नहीं है। तो मान लेते हैं कि जिस दवा के लिए आपको क्लोराइड का लिमिट टेस्ट परफॉर्म करना है उसकी जो एक्सेप्टेबल लिमिट है, यानी कि कितना क्लोराइड एक्सेप्ट किया जा सकता है, वो है 100 ppm। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे, यानी कि उस दवा का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें क्लोराइड है वो 100 ppm में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। यानी देखो ये जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है इसमें जो हमारा क्लोराइड है ये 100 पार्ट्स पर मिलियन प्रेजेंट है, और ये हमारा एक्सेप्टेबल है। अब ये जो टेस्ट है जिसकी हमें टेस्टिंग करनी है, यानी देखो यहाँ पे हमें टेस्ट करना है कि जो क्लोराइड है वो कितना प्रेजेंट है। अब वो इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, हमें अभी नहीं पता कि वो कितने अमाउंट में है, तो हमें इसी का टेस्ट परफॉर्म करना है। अब देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में इनका जो कलर है वो कलरलेस होता है, मतलब स्टार्टिंग में मान लो इनमें कोई कलर वगैरह नहीं होता है, दोनों ही सोल्यूशन हमारे कलरलेस होंगे। तो इसमें हमारा क्लोराइड ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब इसमें हमें नहीं पता कितना है, और ये जो स्टैंडर्ड वाला है इसमें हमें पता है कि 100 ppm है और यही हमारी एक्सेप्टेबल लिमिट है, इससे ज्यादा इसमें नहीं होना चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग यहाँ पे इन दोनों सॉल्यूशन में, जो स्टैंडर्ड और जो टेस्ट है, इन दोनों में ही हम लोग यहाँ पे एक ऐसा रीजन डालेंगे, जो रीजन क्या होगा, जो रीजन यहाँ पे क्लोराइड से रिएक्ट करेगा, और क्लोराइड से रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे एक स्पेसिफिक कलर या फिर टर्बिडिटी यहाँ पे डेवलप करेगा। यानी देखो स्टार्टिंग में ये जो दोनों सॉल्यूशन थे ये यहाँ पे कलरलेस थे, लेकिन जैसे ही हमने इनकी रिएक्शन यहाँ पे एक रीजन से कराई
तो वो देखो, अब ये जो रीजेंट है ये हर एक के केस में अलग होता है। जैसे जो इम्प्योरिटी है वो क्लोराइड की भी हो सकती है, सल्फेट की हो सकती है, तो हर एक के केस में अलग तरह का रीजेंट होता है। तो जैसे मान लो क्लोराइड के लिए हम लोगों ने कोई रीजेंट लिया और इस रीजेंट की रिएक्शन हमने क्लोराइड से कराई, और कराने पे क्या हुआ, एक कलर डेवलप हुआ या फिर टर्बिडिटी डेवलप हुई। अब टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? टर्बिडिटी का मतलब जैसे धुंधलापन होता है, जैसे नींबू आप लोग पानी में डालते हो तो धुंधलापन डेवलप होता है ना, थोड़ा धुंधला हो जाता है पानी, तो या तो वो डेवलप हो सकता है या तो कोई कलर डेवलप हो सकता है। अब यहां पे सिंपल सी बात समझो, ये जो कलर या फिर टर्बिडिटी है ये कह सकते हो डायरेक्टली हमारे इस क्लोराइड आयन पे डिपेंड करती है। यानी जितना ज्यादा क्लोराइड होगा उतना ज्यादा गहरा कलर या फिर उतनी ज्यादा टर्बिडिटी डेवलप होगी। तो अब देखो सिंपल सी बात है भाई, इन दोनों में ही क्लोराइड है, इसमें हमारा 100 ppm है और इसमें हमें नहीं पता। अगर इसमें जो क्लोराइड है वो इससे ज्यादा हुआ तो सिंपल सी बात है होगा क्या, जो कलर डेवलप हुआ है, देखो देखो दोनों में ही कलर डेवलप होगा। तो अगर जो टेस्ट सोल्यूशन का कलर है अगर वो इस स्टैंडर्ड से ज्यादा डेवलप हुआ है, स्टैंडर्ड से ज्यादा गहरा हुआ, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यहाँ पे क्लोराइड हमारा ज्यादा प्रेजेंट है। तो अगर ज्यादा हुआ तो हम लोग क्या होगा, टेस्ट यहाँ पे फेल हो जाएगा। जैसे सिंपल सी बात है भाई, जब हमने हल्दी ज्यादा डाली तो इसका कलर देखो ज्यादा गहरा हो गया ना, तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे क्लोराइड हमारा ज्यादा प्रेजेंट हुआ तो रीजेंट से ज्यादा जैसे ही रिएक्शन होगी तो जो भी टर्बिडिटी या फिर कलर डेवलप होगा वो स्टैंडर्ड वाले से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि हमारा टेस्ट यहाँ पे फेल हो जाएगा। लेकिन अगर हमने जब रिएक्शन कराई और जो हमारे टेस्ट वाले का कलर है वो स्टैंडर्ड वाले से हल्का हुआ, यानी इसका जो कलर है अगर वो लेस मतलब इस तरह का हुआ, हल्का हुआ, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि भाई अगर हमारा क्लोराइड यहाँ पे कलर इसका हल्का डेवलप हुआ, इसका मतलब कि स्टैंडर्ड वाले से कम प्रेजेंट है, तो इसमें हमारा लिमिट टेस्ट यहाँ पे पास हो जाएगा। तो बस सिंपली इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। आई होप कि आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। लेकिन देखो अगर बाय द वे नहीं समझ में आई है तो आप लोग परेशान मत हो, अब आप लोग को सारी चीजें जरूर समझ में आ जाएंगी। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन को डिस्कस करते हैं। देखो लिमिट टेस्ट क्या होता है? अ लिमिट टेस्ट इज अ सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड आ गया सेमी क्वांटिटेटिव, अब इसको थोड़ा सा समझना। देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्वालिटेटिव को समझा। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो हमें कोई अननोन सैंपल दिया हो और हमें पता लगाना हो कि ये है कौन सा, मतलब हमें जब पता ही ना हो कि अननोन सैंपल है कौन सा, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्वालिटेटिव टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और एक हमारा हम लोगों ने देखा था क्वांटिटेटिव टेस्ट, यानी कि ये जो अननोन सैंपल है ये एग्जैक्टली कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, अगर हमें ये पता लगाना हो कि कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो उस केस में हम लोग क्वांटिटेटिव टेस्ट परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो नया टेस्ट आ जाता है सेमी क्वांटिटेटिव, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे ये नहीं पता लगाते हैं कि ये सैंपल एग्जैक्टली कितने अमाउंट में है, बल्कि हम लोग एक आइडिया लगाते हैं। तो भाई देखो लिमिट टेस्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, लिमिट टेस्ट में हम लोग एक आइडिया ही तो लगा रहे हैं। जैसे टेस्ट में हम लोग एक आइडिया लगाते हैं स्टैंडर्ड से कंपेयर करके कि जो क्लोराइड है वो कितना है, जैसे क्लोराइड कितना एग्जैक्टली प्रेजेंट है, हम लोग ये थोड़ी पता लगा रहे हैं, हम लोग बस ये पता लगा रहे हैं कि स्टैंडर्ड से कम है कि ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या है कि क्लोराइड का एक आइडिया लग रहा है ना, एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है कि कितने अमाउंट में है, या तो ये पता चल रहा है कि या तो कम है या तो थोड़ा सा ज्यादा है। तो इस केस को हम लोग, इस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं सेमी क्वांटिटेटिव, यानी इसमें हम लोग क्वांटिटी का पता तो लगाते हैं लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता लगा पाते हैं, बस ये पता लगाते हैं कि किसी से कंपेयर करके पता लगाते हैं कि ज्यादा है कि कम है। to determine whether the amount of an impurity present in a pharmaceutical substance is in standard limit or not। तो सिंपल सी बात है, हम लोग वही चेक करते हैं कि जो भी impurity है वो स्टैंडर्ड लिमिट में है कि नहीं है। अगर लिमिट में है तो कम होगा और लिमिट से ज्यादा है तो हमारा ज्यादा गहरा कलर डेवलप होगा। अब पर्पस की बात करें तो भाई देखिए पर्पस सिंपल सी बात है कि हम लोग यहाँ पे इम्प्योरिटी का पता लगाते हैं। तो अगर हमारी इम्प्योरिटी लिमिट में होगी तो हमारी प्योरिटी और क्वालिटी बरकरार रहेगी, लेकिन अगर इम्प्योरिटी लिमिट से ज्यादा हो गई तो इसका मतलब क्या है, प्योरिटी और क्वालिटी हमारी खराब हो जाएगी। और उसके बाद टू कंट्रोल हार्मफुल इम्प्योरिटीज, तो जो हमारी कुछ हार्मफुल इम्प्योरिटीज हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे जैसे ये सारी इम्प्योरिटीज में भी अगर आप लोग बात करो तो जो आर्सेनिक होता है, लेड होता है, ठीक है, और आयरन भी अगर ज्यादा हो जाए तो ये बहुत हार्मफुल हो जाती हैं। स्पेशली आर्सेनिक और लेड, इन दोनों की इंप्योरिटी हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो जाती है। तो इनको तो पता लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, और इनकी जो लिमिट है वो बहुत ही कम होती है, यानी ये दोनों बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए तभी हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है। और उसके बाद टू कंफर्म कंप्लायंस विद फार्माकोपियल स्टैंडर्ड। तो देखिए फार्माकोपियल स्टैंडर्ड मतलब वही है कि फार्माकोपिया में जो स्टैंडर्ड लिमिट दी हुई है उसी से हमें पता लगाना होता है। तो इसके अंदर या फिर इसके बराबर ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कंप्लायंस मतलब कि एग्री करना या फिर कह सकते हो उसको फॉलो करना, है ना। तो जो लिमिट है वो हमारी फार्माकोपियल स्टैंडर्ड के बराबर ही होनी चाहिए या फिर उससे कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
अब अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट की बात करें तो देखिए प्रिंसिपल इसका वही हो जाता है जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा था कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ एन इम्प्योरिटी विद अ स्पेसिफिक रीजन टू प्रोड्यूस अ कलर और टर्बिडिटी। यानी इसमें जिस भी इम्प्योरिटी का हमें पता लगाना होता है उसकी रिएक्शन हम लोग एक रीजन से कराते हैं और कराने पे क्या होता है, एक कलर डेवलप होता है। The intensity of color और turbidity produced by the test solution is compared with that of standard। और उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो कलर है इसकी इंटेंसिटी कितनी है इसको हम लोग एक स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे इफ टेस्ट सॉल्यूशन शोज इक्वल और लेस इंटेंसिटी देन स्टैंडर्ड द सब्सटेंस पासेस द लिमिट टेस्ट। अगर जो हमारा टेस्ट है, ठीक है, इसका जो कलर है ये स्टैंडर्ड से कम आया तो हम लोग लिमिट टेस्ट पास कर देते हैं, लेकिन अगर कहीं ज्यादा आ गया तो लिमिट टेस्ट क्या होता है, फेल हो जाता है। यानी अब ये प्रोडक्ट हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो देखिए यही हमारा सिंपल सा लिमिट टेस्ट होता है। बाकी अगर हम लोग अपने सिलेबस की बात करें तो हमारे सिलेबस में यहाँ पे जो है कह सकते हो क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, आर्सेनिक, लेड और हैवी मेटल्स, इन 6 सब्सटेंस का लिमिट टेस्ट हमें जो है दिया हुआ है और इन 6 का लिमिट टेस्ट हम लोग यहाँ पे एक एक करके अब देखने वाले हैं। सभी का टाइम आपको को देखने को मिल जाएगा। और देखो अगर अभी भी आपको इंप्योरिटी लिमिट टेस्ट नहीं समझ में आया तो अब जब हम लोग इन 6 का लिमिट टेस्ट देखेंगे तब आप लोग को जरूर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड के बारे में। अब देखो सिंपल सी बात है, क्लोराइड के लिमिट टेस्ट का मतलब है कि हमारे पास एक सैंपल होगा जिसमें क्लोराइड एक इंप्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट होगा और हमें ये चेक करना है कि जो क्लोराइड उस सैंपल में है वो एक लिमिट में है कि नहीं है। अगर लिमिट के अंदर होगा तो हम लोग सैंपल को पास कर देंगे, अगर यहीं पे क्लोराइड हमारा लिमिट से ज्यादा हुआ तो यहाँ पे सैंपल हमारा फेल हो जाएगा। तो देखिए अब अगर हम लोग देखें कि हमने जैसा कि देखा था कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो भी इंप्योरिटी होती है, जैसे क्लोराइड अगर इंप्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पे एक रीजेंट से कराते हैं और रिएक्शन कराने पे क्या होता है, हमारा या तो टर्बिडिटी डेवलप होती है या तो कोई कलर बन जाता है। तो अगर आप लोग क्लोराइड में देखो तो प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सॉल्यूबल क्लोराइड्स, यानी कि जो क्लोराइड इंप्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसकी रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे हमारी जो रिएक्शन होती है वो हमारी होती है सिल्वर नाइट्रेट से, यानी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं। और इसके साथ साथ देखो यहाँ पे हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का भी यूज करते हैं। लेकिन अब एक चीज समझो, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हम लोग सिर्फ जो है एसिडिक मीडियम बनाने के लिए यूज करते हैं। ये डायरेक्टली हमारा क्लोराइड से रिएक्ट नहीं करता, बल्कि क्लोराइड से हमारा सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करता है। और जब हमारी रिएक्शन होती है तो हमारा क्या फॉर्म होता है, सिल्वर क्लोराइड। देखो सिंपल सी बात है, जो क्लोराइड है ये हमारा यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट के Ag से रिएक्ट करेगा और यहाँ पे हमारा जो है सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। यानी कि देखो ये Ag और यहाँ पे Cl, तो ये AgCl बन गए और जो हमारा NO3 है ये हमारा यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो AgCl हमारा फॉर्म हो रहा है बेसिकली यही हमारा टर्बिडिटी या फिर ओपेलेसेंस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। देखो टर्बिडिटी का मतलब होता है धुंधलापन। जैसे मान लो आप लोग जो हमारा पानी है उसमें नींबू डालते हो तो क्या होता है, पानी थोड़ा धुंधला हो जाता है, यानी कि वो अच्छे से क्लियर नहीं दिखता है। तो उसी तरह का कुछ माहौल यहाँ पे डेवलप हो जाता है जब हम लोग अपने क्लोराइड की रिएक्शन अपने सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं तो ये जो AgCl बनता है। तो देखो सिल्वर क्लोराइड विच अपीयर्स एज टर्बिडिटी और ओपेलेसेंस, यानी कि ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये जो बनता है रिएक्शन के बाद ये हमारा क्या करता है, सॉल्यूशन को धुंधला कर देगा। अब सिंपल सी बात समझो, जितना ज्यादा क्लोराइड होगा उतना ज्यादा सॉल्यूशन धुंधला होगा और जितना कम क्लोराइड होगा उतना कम धुंधला होगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग एक स्टैंडर्ड लेंगे, एक टेस्ट लेंगे। अब अगर टेस्ट वाले का कलर हमारा कह सकते हो धुंधलापन स्टैंडर्ड से कम हुआ तो लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा, अगर कहीं ज्यादा हो गया तो लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इसमें हम लोग कौन कौन से एपरेटस यूज करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसमें हमारा एक आ जाता है नेस्लर सिलेंडर। तो नेस्लर सिलेंडर हमारा बेसिकली कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है और इसी के अंदर हम लोग यहाँ पे अपना सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। जो भी हमारा टेस्ट है और स्टैंडर्ड है दोनों को ही हम लोग यहाँ पे दो अलग अलग नेस्लर सिलेंडर में प्रिपेयर करते हैं। एक हमारी ग्लास रॉड होती है, तो ग्लास रॉड भी आप लोग को दिख रही होगी, ठीक है। तो ग्लास रॉड से हम लोग यहाँ पे बेसिकली जब भी हम लोग यहाँ पे कोई भी रीजन वगैरह ऐड करते हैं तो ग्लास रॉड से हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे स्टर करते हैं, मतलब ऐसे चलाते हैं थोड़ा। और फिर हमारा एक होता है स्टैंड। तो जैसे जब हमने सोल्यूशन बना लिया दोनों का तो हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको स्टैंड पे रख देते हैं। तो आप लोग को सारी चीजें स्क्रीन पे दिख रही होंगी। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने केमिकल्स की कि कौन कौन से केमिकल्स का यूज हम लोग करते हैं अपने लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में, तो देखो सिंपल सी बात है, हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहले तो हमारा सिल्वर नाइट्रेट तो होगा ही क्योंकि यही हमारा क्लोराइड से रिएक्शन करेगा। और उसके बाद हमारा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो देखो ये जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक लेते हैं NaCl। अब देखो ये जो NaCl है सोडियम क्लोराइड, बेसिकली ये हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। भाई हमें एक स्टैंडर्ड बनाना है, एक हमें टेस्ट बनाना है, तो टेस्ट में हम लोग वो सैंपल लेंगे जिसकी हमें टेस्टिंग करनी है और एक हमें स्टैंडर्ड भी तो
बनाना है तो स्टैंडर्ड का मतलब है यहाँ पे हम लोग ऐसा सोल्यूशन बनाएंगे जिसमें क्लोराइड को हम लोग उतना ही लेंगे जितना कि हमारा मैक्सिमम अलाउड हो सकता है, यानी कि जितना मैक्सिमम यहाँ पे कह सकते हो एज अ इम्प्योरिटी हम लोग यहाँ पे टॉलरेट कर सकते हैं। तो वो क्लोराइड हम लोग कैसे लेंगे, तो क्लोराइड को कोई सोर्स होना चाहिए ना। तो क्लोराइड के लिए हम लोग यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं जो कि बेसिकली क्लोराइड आयंस को प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप लोग को पता है सोडियम क्लोराइड यहाँ पे क्या होता है जब डिसोशिएट होता है, डिसोशिएट मतलब कि ब्रेक होता है बेसिकली। अब देखो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगर आप लोग को नहीं भी पता है तो ये बेसिकली Na+ और Cl- में डिसोशिएट होता है, तो यहाँ पे हमें क्लोराइड आयंस मिल जाते हैं। तो इसका यूज हम लोग अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए करते हैं। बाकी अगर हम लोग बात करें कि नाइट्रिक एसिड, ये जो नाइट्रिक एसिड है इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, तो देखो सबसे पहली बात तो ये सॉल्यूशन को एसिडिक बनाता है, यानी कि जो भी टेस्ट और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है ये दोनों एसिडिक हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ना, ये जो हमारी AgCl और क्लोराइड की रिएक्शन है ये हमारी एसिडिक मीडियम में ही अच्छे से होती है। तो एसिडिक मीडियम के लिए हम लोग नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। और दूसरा देखो यहाँ पे थोड़ा समझना, जैसे मान लो जो टेस्ट सैंपल है जिसकी हम लोग टेस्टिंग करने वाले हैं तो इसमें क्लोराइड तो इंप्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट होगा ही, लेकिन अगर मान लो इसमें क्लोराइड के अलावा भी कुछ और आयंस अगर प्रेजेंट हो या फिर कोई ऐसी इंप्योरिटी और भी प्रेजेंट हो जो कि बाद में जो हमारा रिजल्ट है अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ कर दे तो हम लोग रिजल्ट अच्छे से पहचान ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है ये अगर क्लोराइड के अलावा कोई और इंप्योरिटी प्रेजेंट है तो उसको डिजॉल्व कर लेता है, ताकि जब हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं तो वहां पे जो दूसरी इंप्योरिटी है वो रिजल्ट में इंटरफेयर ना करें, यानी रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ ना करें। तो ये हमारा सिंपल सा होता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करें अपने प्रोसीजर के बारे में कि हम लोग यहाँ पे कैसे इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, तो देखो बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर आप लोग देखोगे तो सबसे पहली बात तो हम लोग 2 सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, एक हम लोग टेस्ट प्रिपेयर करेंगे, एक हम लोग स्टैंडर्ड प्रिपेयर करेंगे। अब जो टेस्ट और स्टैंडर्ड को बनाने के तरीके हैं इसमें देखो इसमें सिर्फ पहला स्टेप हमारा अलग होगा, बाकी जो बाकी सारे स्टेप हैं ये बिल्कुल सेम है। जैसे अगर आप लोग देखो तो सिर्फ पहला स्टेप ही थोड़ा सा अलग है, उसके बाद देखो बाकी सारे स्टेप हमारे बिल्कुल एज इट इज सेम है। तो पहला स्टेप अलग क्यों होता है, क्योंकि सिंपल सी बात है पहले स्टेप में जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, टेस्ट वाले में हम लोग अपना सैंपल लेंगे जिसमें हमें इंप्योरिटी को पता करना है, और स्टैंडर्ड में तो हम लोग अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे ना, जितना कि हमें जो है कह सकते हो चाहिए कि जितना हमारा अलाउड होगा। तो देखो टेस्ट वाले को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे हमारा सब्सटेंस लेंगे जिसकी इंप्योरिटी हमें जिसकी टेस्टिंग हमें करनी है, तो उसको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अपने इस नेस्लर सिलेंडर के अंदर लेंगे। और यहाँ पे स्टैंडर्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 1 ml 0.05845% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl को लेंगे। अब देखो ये परसेंटेज क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, इन सभी चीजों को हमने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिएगा। बाकी अगर आप लोग को पता है तो अच्छी बात है। तो आप लोग समझो कि ये हमारा कंसेंट्रेशन होता है, तो बहुत ही कम कंसेंट्रेशन में बेसिकली हम लोग यहाँ पे इसको लेते हैं NaCl को। तो सब देखिए स्टैंडर्ड वाले के लिए हम लोगों ने क्या किया, NaCl का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया, और टेस्ट वाले के लिए हम लोगों ने जो भी हमारा सॉल्यूशन है, जो भी सब्सटेंस है जिसमें इंप्योरिटी चेक करनी है उसको हम लोगों ने ले लिया। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद सारे स्टेप सेम है, यानी कि अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 1 ml HNO3 यानी कि डाइल्यूट HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड को मिलाएंगे दोनों के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो जब हम लोगों ने यहाँ पे टेस्ट वाले में सैंपल ले लिया और स्टैंडर्ड वाले में हम लोगों ने NaCl डाला, उसके बाद हमने HNO3 डाला दोनों में। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे 50 ml वाटर, यानी कि देखो जहाँ पे मान लो कि यहां तक मान लो अगर यहाँ पे 50 ml क्वांटिटी है तो अब हम लोग यहाँ पे 50 ml तक यानी यहां तक पूरा वाटर को फिल कर लेंगे। और वाटर को फिल करने के बाद क्या होगा 1 ml, अब हम लोग यहाँ पे 1 ml सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डालेंगे, यानी वो सोल्यूशन जो कि हमारा बेसिकली रिएक्शन करने वाला है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डालेंगे उसके बाद हम लोग उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, और थोड़ी देर के लिए जैसे हम लोग छोड़ेंगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, रिएक्शन होगी और क्लोराइड हमारा सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, हमारा सिल्वर क्लोराइड, जो कि क्या होगा हमारा ओपैलेसेंस यानी टर्बिडिटी को क्रिएट करेगा। तो जब हमने बना लिया तो दोनों की टर्बिडिटी को हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे। अब सिंपल सी बात है, जैसे मान लो ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है और ये हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मान लो धुंधलापन जो कि डेवलप हुआ है। अब जैसे देखो अगर जो स्टैंडर्ड का धुंधलापन है, ठीक है, वो टेस्ट से ज्यादा है, यानी कि टेस्ट वाले का बेसिकली कह सकते हो स्टैंडर्ड से कम है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा, क्योंकि देखो धुंधलापन अगर कम है इसका मतलब कि क्लोराइड हमारा थोड़ा सा कम प्रेजेंट है। ये हमारी की स्टैंडर्ड लिमिट है, इस कह सकते हो कि इससे ज्यादा क्लोराइड हमारा नहीं होना चाहिए, इसके बराबर भी चल सकता है, बाकी इससे कम ही चलेगा। लेकिन कहीं अगर टेस्ट का कलर जो है धुंधलापन अगर इससे ज्यादा डेवलप हो गया, जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो इस वाले में क्या है, इस वाले में आप लोग को दिख रहा है कि जो टेस्ट वाले का धुंधलापन है वो स्टैंडर्ड से भी ज्यादा है, तो यहाँ पे हमारा लिमिट टेस्ट क्या हो जाएगा, लिमिट टेस्ट हो जाएगा फेल। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारा धुंधलापन देखो if turbidity of test solution is less than turbidity of standard solution sample passes the limit test, यानी अगर हमारा केस ये वाला आया है कि स्टैंडर्ड का कलर धुंधलापन ज्यादा है
टेस्ट का कम है तो लिमिट टेस्ट पास हो गया। लेकिन कहीं अगर टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन टर्बिडिटी ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, सैंपल फेज द लिमिटेड। तो अगर कहीं हमारा ये वाला केस आ गया कि हमारा टेस्ट वाले की टर्बिडिटी ज्यादा आ गई और स्टैंडर्ड वाले की कम आ गई, तो हमारा लिमिट टेस्ट यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो बस सिंपल सा ये हमारा होता है एंड आई होप कि आप लोग को बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने पहले ही इसका प्रिंसिपल बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अब बात करते हैं अपने सल्फेट के लिमिट टेस्ट के बारे में। अब देखो यहाँ पे भी हमारा सेम होगा कि हम लोग यहाँ पे अपनी सल्फेट हमारा इंप्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो सल्फेट की इंप्योरिटी को हम लोग चेक करेंगे। तो अब देखो इसमें जो हमारा प्रिंसिपल होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा सल्फेट है ये हमारा बेरियम क्लोराइड, जैसे हमारा क्लोराइड में क्या था कि हमारा जो क्लोराइड था, ठीक है, वो हमारा सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा था, और यहाँ पे जो सल्फेट है ये हमारा रिएक्ट करेगा बेरियम क्लोराइड से। तो बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो ये हमारा क्या बना देगा, ये हमारा बना देगा हमारा बेरियम सल्फेट, ठीक है, BaSO4। देखो यहाँ पे इसका Ba इस SO4 के साथ रिएक्ट करके BaSO4 बना लिया, और यहाँ पे देखो ये जो BaSO4 है यानी बेरियम सल्फेट है, यही हमारा क्या होगा, विच अपीयर्स एज टर्बिडिटी, यानी यही हमारा टर्बिडिटी के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे भी देखो जो हमारा रिएक्शन है वो एक एसिड के प्रेजेंस में होगी, लेकिन यहाँ पे एसिड हमारा थोड़ा सा बदल गया। वहां पे हमारा एसिड कौन सा था, नाइट्रिक एसिड HNO3, और यहां पे हमारा एसिड कौन सा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो यहां पे भी रिएक्शन हमारी एसिड के प्रेजेंस में ही हो रही है। अब देखो यहां पे भी बिल्कुल सेम सारी चीजें होने वाली है। एपरेटस में भी हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, नेस्लर सिलेंडर होगा, ग्लास रॉड होगी, स्टैंड होगा, और केमिकल्स में हम लोग बात करें तो डाइल्यूट HCl होगा जो कि हमारा एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद स्टैंडर्ड पोटेशियम सल्फेट रीजेंट होगा। तो यहाँ पे देखो ये जो पोटेशियम सल्फेट रीजेंट है यही हमारा क्या होगा, हम लोग जब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे तो वहां पे भी तो हमें सल्फेट आयन चाहिए होंगे, क्योंकि हम लोग सल्फेट की इंप्योरिटी का टेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो K2SO4 होता है, बेसिकली जो हमारा पोटेशियम सल्फेट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं K2SO4। तो यही हमारा रिलीज होके क्या होता है, हमारा बेसिकली जो है SO4 2- आयंस को प्रोवाइड करता है, जो कि हमारा क्या होता है, सल्फेट आयंस होते हैं। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे इस वाले रीजन का यूज करते हैं। और उसके बाद देखिए तीसरा हमारा आता है बेरियम सल्फेट रीजन। अब एक चीज आप लोग समझना, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि बेरियम सल्फेट तो हमारा रिएक्शन के बाद बनेगा, तो हमें लेना तो बेरियम क्लोराइड चाहिए ना, क्योंकि यही तो हमारा यहाँ पे बेसिकली हमारे सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करेगा। तो हम लोग यहाँ पे बेरियम सल्फेट को क्यों ले रहे हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझना कि इस बेरियम सल्फेट रीजन में हमारा डायरेक्टली बेरियम सल्फेट नहीं होता है, बल्कि इसमें हमारा अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारा बेसिकली यहाँ पे बेरियम क्लोराइड ही होता है। यानी कि ये जो बेरियम सल्फेट रिएजेंट है इसके अंदर होता हमारा बेरियम क्लोराइड ही है, बस इसके साथ और क्या क्या चीजें होती हैं, इसके साथ हमारा एथेनॉल देखने को मिलता है, और हमारा यहाँ पे K2SO4 का सोल्यूशन भी इसी के अंदर देखने को मिलता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ओवरऑल इसको जो है बेरियम सल्फेट रीजन बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके और इसके बीच में कैसे कह सकते हो रिएक्शन वगैरह हो जाती है। लेकिन आप ये समझो कि इसके अंदर हमारा बेरियम क्लोराइड यहाँ पे इसी के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हमारे सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करेगा। और अगर हम लोग यहाँ पे रोल ऑफ HCl की बात करें तो ये हमारा प्रोवाइड करेगा एसिडिक मीडियम और प्रेसिपिटेशन, यानी कि अगर कोई हमारे अदर रेडिकल्स या फिर कोई अदर इंप्योरिटी प्रेजेंट है तो उसको हमारा सॉल्युबलाइज कर लेगा, यानी उसको कह सकते हो। देखो यहाँ पे एक चीज समझो, ये जो धुंधलापन हमें देखने को मिलता है, टर्बिडिटी, ये बेसिकली हमारी जो है प्रेसिपिटेशन की वजह से आती है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, देखो प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है, जैसे मान लो कि आटा लो, ठीक है, आप लोग आटा लो मान लो और उसको पानी में डाल दो, तो वो क्या होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पे जाके नीचे बैठ जाएगा। लेकिन अगर उसी को थोड़ा सा अगर आप लोग यहाँ पे डिजोल्व करो तो वो क्या होगा, पूरे पानी में ऐसे फैल जाएगा, ठीक है, और वो यहाँ पे क्या होगा, पानी को धुंधला कर देगा। लेकिन अगर उसको थोड़ी देर छोड़े तो वो नीचे जाके बैठ जाएगा। तो जब वो नीचे बैठ गया तो क्या हुआ, एक पाउडर के फॉर्म में बैठ गया। तो उसी तरीके से ये जो प्रेसिपिटेट होता है ये हमारा एक पाउडर जैसा होता है। तो अगर हम लोग इसको छोड़ दें तो ये थोड़ी देर बाद जाके नीचे बैठ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे कैसे थोड़ा सा ऐसे हिला दें तो ये पूरे सोल्यूशन को ऐसा धुंधला कर देता है। तो भाई देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हमारा कि जो प्रेसिपिटेट है वो हमारा बेरियम सल्फेट का बने। अगर कोई और प्रेसिपिटेट बन गया तो वो भी अपने कह सकते हो टर्बिडिटी में अपना रोल प्ले करेगा ना, यानी उसकी वजह से भी धुंधलापन आएगा। तो उसकी वजह से आएगा तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई अदर रेडिकल्स या फिर अदर हमारे कोई भी इंप्योरिटी प्रेजेंट है तो उसको यहाँ पे रोक देता है। मतलब सिंपल सा HNO3 में जैसा हमने देखा था बिल्कुल वही काम होता है। अब उसके बाद प्रोसीजर की बात करें तो बिल्कुल हमारा सिमिलर सा प्रोसीजर हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे भी क्या होगा कि हम लोग सबसे पहले अपना एक टेस्ट लेंगे, एक स्टैंडर्ड लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सबसे पहले हमारा जो सैंपल होगा जिसमें हमें सल्फेट की इंप्योरिटी चेक करनी है उसको टेस्ट में डालेंगे, और हमारा जो K2SO4 का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसका 1 ml, ठीक है, 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन हम लोग अपने स्टैंडर्ड में डालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 ml डाइल्यूट HCl दोनों के अंदर डाल देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने सोल्यूशन को 45 ml, जैसे कि 45 ml रीडिंग तक हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वाटर से फिल कर लेंगे। जैसे हमने जब यहाँ पे अपना सैंपल डाल दिया, 2 ml HCl डाल दिया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 45 ml तक पानी डाल देंगे।
और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 5 ml, ठीक है, 5 ml बेरियम सल्फेट रीजन को डालेंगे, यानी वही रीजन जो कि हमारा बेरियम क्लोराइड को बेसिकली यहाँ पे देगा और जिसकी प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन होगी। और उसके बाद हम लोग क्या होगा, थोड़ी देर के लिए रिएक्शन सैंपल को छोड़ देंगे और हमारा यहाँ पे ओपैलेसेंस या फिर टर्बिडिटी, देखो ओपैलेसेंस टर्बिडिटी दोनों सेम चीजें हैं, दोनों का मतलब होता है धुंधलापन। उसके बाद हम लोग यहाँ पे धुंधलेपन को ऑब्जर्व करेंगे कि कितना आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी वही चीज होगी, अगर हमारा टेस्ट का धुंधलापन स्टैंडर्ड से कम है तो लिमिट टेस्ट पास हो गया, अगर हमारे टेस्ट का ज्यादा आ गया तो लिमिट टेस्ट यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो देखिए यही हमारा सिंपल सा सल्फेट का लिमिट टेस्ट हो जाता है, जो कि बिल्कुल हमारा क्लोराइड जैसा ही था। अब देखो एक चीज समझना, अगर आप लोग अपना सिलेबस उठा के देखोगे तो आप लोग के सिलेबस में जो है एक और टेस्ट हमारा दे रखा है क्लोराइड और सल्फेट का, जो कि हमारा दे रखा है मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा देख लें तो देखो बहुत ही सिंपल है। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि अब ये मॉडिफाइड क्या है, देखो बहुत ही सिंपल है, इसमें भी कुछ खास नहीं करना है। जैसे हमने यहाँ पे क्लोराइड का लिमिट टेस्ट देखा, तो क्लोराइड की लिमिट टेस्ट में हमने क्या देखा कि हम लोग यहाँ पे अपना सैंपल लेंगे जिसमें क्लोराइड प्रेजेंट होगा और उसकी इंप्योरिटी हम लोग चेक करेंगे। अब एक चीज समझो, जैसे हम लोग इंप्योरिटी चेक कैसे कर रहे हैं, इस धुंधलेपन की वजह से ना, जो धुंधलापन आ रहा है इसी की वजह से तो चेक कर रहे हैं। अब अगर मान लो जो सैंपल है, ठीक है, जो सैंपल है जिसमें हम लोग क्लोराइड की इंप्योरिटी को चेक करने वाले हैं, अगर ये सैंपल पहले से ही कलरफुल हुआ, तब अगर इस सैंपल का पहले से ही कोई कलर रहा, तब हम लोग यहाँ पे धुंधलापन कैसे ऑब्जर्व करेंगे? क्योंकि देखो अगर ये सैंपल कलरफुल हुआ तो जो धुंधलापन आएगा उसको हम लोग अच्छे से ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे। देखो धुंधलापन यहाँ पे जो कलरलेस सोल्यूशन होता है उन्हीं में ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व हो पाता है। अगर कोई सोल्यूशन पहले से ही कलरफुल है तो वहां पे अगर धुंधलापन आ भी गया तो हमें दिखेगा ही नहीं अच्छे से। तो यहाँ पे देखो ये जो मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट है ये ऐसे सॉल्यूशन के लिए किए जाते हैं जो थोड़े से पहले से कह सकते हो कलर कंटेन करते हैं। यानी कि देखो द मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इज कैरिड आउट व्हेन द सैंपल सॉल्यूशन इज कलर्ड, यानी कि ये पहले से ही कलर्ड हो या फिर कह सकते हो पहले से ही टर्बिड हो, यानी जो सैंपल है वो पहले से ही थोड़ा धुंधला हो और कंटेन्स इंटरफेयरिंग सब्सटेंस, या फिर इसके अंदर देखो 3 कंडीशन हो सकती है, या तो जो हमारा सॉल्यूशन जो भी हमारा सैंपल है उसके वो पहले से ही कलर्ड हो, या तो वो पहले से ही थोड़ा धुंधला हो, या तो उसके अंदर ऐसी चीजें हो जो कि हमारे लिमिट टेस्ट के साथ जो है इंटरफेयर कर सकती हैं, मतलब कह सकते हो जो हमारा फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसके साथ इंटरफेयर कर सकती हैं। तो ऐसे केस में हम लोग नॉर्मल लिमिट टेस्ट नहीं परफॉर्म कर सकते भाई, क्योंकि नॉर्मल करेंगे तो हमें रिजल्ट पता ही नहीं चल पाएगा ढंग से, क्योंकि अगर पहले से ही कलर हुआ तो हम लोग धुंधलापन अच्छे से देख नहीं पाएंगे, अगर पहले से ही धुंधला रहा तो हम लोग पता कैसे लगाएंगे कि कितना धुंधलापन आया, और अगर कोई इंटरफेयरिंग सब्सटेंस होगा तो वो हमारे फाइनल रिएक्शन के साथ छेड़छाड़ करेगा तो भी हमारा रिजल्ट नहीं सही आएगा। तो ऐसे केस में हम लोग नॉर्मल क्लोराइड टेस्ट नहीं परफॉर्म कर सकते। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इन सच केसेज प्रीलिमिनरी टेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ द सैंपल इज डन बिफोर परफॉर्मिंग द टेस्ट। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा सैंपल होता है जो कि हमारा बेसिकली या तो कलर हो सकता है, या तो पहले से ही टर्बिड हो सकता है, या तो इसके अंदर कोई इंटरफेयरिंग सब्सटेंस हो सकते हैं, इनको हम लोग यहाँ पे पहले से ही इसका एक ट्रीटमेंट करते हैं। देखो ट्रीटमेंट का मतलब होता है, ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ पे इनका इलाज नहीं हो गया, ट्रीटमेंट का मतलब हो गया कि हम लोग पहले इसकी एक कह सकते हो एक रिएक्शन कराते हैं, ऐसी रिएक्शन कराते हैं जिसकी वजह से क्या हो कि अगर मान लो सोल्यूशन कलर था तो कलरलेस हो जाए, अगर टर्बिड था तो इसकी टर्बिडिटी चली जाए, और अगर इसके अंदर कोई इंटरफेयरिंग सब्सटेंस है तो वो भी यहाँ पे हमारे खत्म हो जाए या फिर सॉल्युबलाइज हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली कह सकते हो इनका एक प्री ट्रीटमेंट करते हैं, यानी इनकी हम लोग पहले ही एक रिएक्शन करा देते हैं ऐसे रीजन के साथ जो कि या तो इनको कलरलेस बना दे या तो इनकी टर्बिडिटी वगैरह को हटा दे। तो बेसिकली अगर एग्जांपल के लिए मान लो कि जैसे जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है, तो ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, अब अगर मान लो ये हमारा सैंपल हुआ और अगर इसके अंदर हमें क्लोराइड की लिमिट टेस्ट, मतलब मान लो हमें इसके अंदर क्लोराइड की इंप्योरिटी को चेक करना हुआ, तो भाई ये जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है ये हमारा ऑलरेडी जो है कह सकते हो पर्पल कलर का होता है, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे वाटर में डाल के तो ये पर्पल कलर पहले से ही रहता है। तो ऐसे केस में अगर हम लोग यहाँ पे ओपेलेसेंस और टर्बिडिटी को चेक करना चाहेंगे तो ये क्या करेगा, ये कलर हमारा इंटरफेयर करेगा। तो इस इंटरफेरेंस को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट मस्ट बी डीकलराइज। तो पोटेशियम परमैंगनेट को हमें सबसे पहले डीकलराइज करना होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बाय ट्रीटिंग विथ एथेनॉल। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है इसकी रिएक्शन हम लोग करा देंगे एथेनॉल के साथ। द रिएक्शन विल प्रोड्यूस रिड्यूस द KMnO4 into MnO2। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे अपने पोटेशियम परमैंगनेट की एथेनॉल के साथ तो ये इसको रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस किस में कर देगा, हमारा मैग्नीज डाइऑक्साइड में, और ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड हमें मिलेगा ये बेसिकली हमारा कलरलेस होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखो, जब हमने इसकी एथेनॉल से रिएक्शन करा दी, अब हमारा जो सोल्यूशन है ठीक है वो कलरलेस हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इसका लिमिट टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे कुछ नहीं, आगे की सारी चीजें बिल्कुल सेम है। यानी कि यहाँ पे देखो प्रिंसिपल एंड फर्दर प्रोसीजर की बात करें, द प्रिंसिपल एंड फर्दर प्रोसीजर विल बी एग्जैक्टली सेम एज लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। तो अब देखिए
हमें यही तो चाहिए था ना कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाए, क्योंकि देखिए कलरलेस हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग जो हमारा नॉर्मल लिमिट टेस्ट था क्लोराइड का, उसमें हम लोग क्या करते थे, हम लोग यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट के रिएक्शन कराते थे। तो अब हमें बिल्कुल वही चीज करानी है। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा सैंपल बनके तैयार हुआ है उसको सबसे पहले अपने जो है कह सकते हो टेस्ट सोल्यूशन में डालेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग यहाँ पे अपना AgCl डालेंगे, HNO3 डालेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसी तरीके से स्टैंडर्ड बना लेंगे और हम लोग यहाँ पे अपना कंपेरिजन कर लेंगे। यानी आगे की प्रोसीजर बिल्कुल सेम होने वाली है। तो अगर मान लो, पहली बात तो ये क्वेश्चन हमारा इतना आता ही नहीं है, लेकिन बाय द वे अगर मान लो लिमिट टेस्ट, मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड आता है, तो आप लोग को सबसे पहले बस स्टार्टिंग में इतना एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद की हमारी सारी प्रोसेस बिल्कुल यहाँ पे सेम होने वाली है। और सेम डिट्टो सेम इसी तरह का हमारा है मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। अब यहां पे भी देखो, यहां पे भी कुछ मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। यानी इसमें भी हम लोग यहां पे क्या करते हैं कि मान लो अगर हमें सल्फेट का लिमिट टेस्ट करना है, तो अगर जो सैंपल है वो पहले से ही हमारा कलरफुल हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसका प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट करेंगे। यानी सबसे पहले यहां पे भी सेम एग्जांपल ले लो, यानी कि अगर हमें मान लो पोटेशियम परमैंगनेट है, अब अगर मान लो इसके अंदर हमें सल्फेट की लिमिट टेस्ट हमें परफॉर्म करना है, सल्फेट की इंप्योरिटी को चेक करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कलरलेस बना देंगे। कलरलेस बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास आगे की सारी चीजें सेम हो जाएंगी। प्रिंसिपल एंड फर्दर प्रोसीजर की बात करें तो वो बिल्कुल विल बी एग्जैक्टली सेम एज लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने जो है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट और इनका जो मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट है, इसको यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने लिमिट टेस्ट फॉर आयरन के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन के बारे में, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे आयरन हमारा इम्प्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट होगा और इसको हम लोग यहाँ पे पता लगाएंगे कि जो आयरन है वो एक लिमिट में है कि नहीं है। तो इसके लिए देखिए हम लोग करते क्या है कि इसमें जो आयरन होता है, जैसे आयरन की अगर हमें यहाँ पे इम्प्योरिटी को पता लगाना है, तो यहाँ पे जो आयरन का फेरस फॉर्म होता है, सबसे पहली बात की आयरन के फेरस फॉर्म की यहाँ पे रिएक्शन होती है। देखो आयरन के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है फेरिक, एक होता है फेरस। तो फेरिक को हम लोग यहाँ पे फेरस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जरूरत होती है तो ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे Fe2+ होता है, तो ये हमारा फेरस फॉर्म होता है। तो इसकी रिएक्शन हमारी बेसिकली होती है थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ। तो ये जो आप लोग को दिख रहा है ये हमारा होता है थायोग्लाइकोलिक एसिड, और यहाँ पे हमारा अमोनिया और सिट्रिक एसिड भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों हमारा बेसिकली अमोनिया, देखो अमोनिया यहाँ पे बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है और सिट्रिक एसिड यहाँ पे क्या करता है, सिट्रिक एसिड यहाँ पे अगर कोई अदर इंप्योरिटी है तो उनको यहाँ पे डिजोल्व कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए जो अमोनिया और सिट्रिक एसिड है, इनकी प्रेजेंस में जो हमारा आयरन है वो हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और हमारा बनाता क्या है, हमारा बनाता है फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे ये देखो, ये जो आप लोगों को दिख रहा है इसको हम बोलते हैं फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स। और यही हमारा क्या होता है, यही हमारा पेल पिंक या फिर डीप रेडिश पर्पल कलर का दिखता है। यानी अब देखो जो आयरन का लिमिट टेस्ट है, इसमें जो हमारा फाइनल स्टैंडर्ड और टेस्ट सॉल्यूशन बनेंगे वो टर्बिड नहीं होंगे बल्कि वो कलरफुल बनेंगे। और किस कलर का होगा, या तो थोड़ा सा पिंक कलर का होगा, या तो डीप डार्क रेड कलर का होगा, या फिर थोड़ा पर्पल शेड में भी हो सकता है। अब देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये हमारी दो तरीके से लिखी जा सकती है। जैसे चाहो तो आप लोग इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख के आ सकते हो। अब इसको देखिए थोड़ा बहुत आप लोग को याद ही करना पड़ेगा। तो अभी मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री उतनी नहीं भी समझ में आती है, इसीलिए हम बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं इसको समझाने के लिए। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट टाइम से आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, तो वहां पे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन वगैरह देखेंगे, तो वहां पे सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आप लोग सिंपली समझो कि ये होता है आयरन फेरस फॉर्म, ये होता है थायोग्लाइकोलिक एसिड। इन दोनों की रिएक्शन होती है, देखो यहाँ पे इसके दो मोल होते हैं, ठीक है, दो थायोग्लाइकोलिक एसिड के मोल हम लोग लेते हैं, उनकी रिएक्शन हमारी फेरस के साथ कराते हैं और हमें यहाँ पे ये हमारा फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। अब इसी को हम लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये जो हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड है इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखो इसके यहाँ पे दो मोल है तो हमने दो लिख लिया, और ये हमारा फेरस आयन हो गया। तो जब हम लोग यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये जो कॉम्प्लेक्स है तो ये एक्चुअल में इस तरीके दिखता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग इसको फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे फेरस मर्केप्टो एसीटेट भी बोल सकते हैं। और यही हमारा क्या होता है, पिंक या फिर रेड कलर का देखने को मिलता है। अब अगर आप लोग देखो तो है बहुत ही सिंपल, जैसे ये जो Fe है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा Fe आयरन आ गया, और यहाँ पे देखो ये जो CH2SH और COOH है, इसके देखो इसके दो मोल है ना, तो देखो एक हमारा यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है और एक यहाँ पे हमारा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब देखो एक हमारा सीधा लगा हुआ है, एक हमारा मान लो उल्टा लगा हुआ है। अब ये जो COO है, ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो एक, जैसे इसके दो मोल हैं, आप समझो कि जैसे ये लिखा एक है लेकिन इसके यहाँ पे दो मोल होंगे। जैसे इसको अगर हम लोग देखें तो ये हमारा जो है बेसिकली कुछ इस टाइप से कि एक हमारा ये है और एक हमारा इसके साथ जो है और भी है CH2SH COOH।
तो हमारे बेसिकली इसके यहाँ पे 2 मोल है। तो देखिए एक एक हमारा यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है और जो दूसरा वाला ये यहाँ पे है। अब ये थोड़ा सा उल्टा करके लिख दिया गया है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये जो COO है, ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, दोनों में से एक हाइड्रोजन हमारा निकलेगा 2H+ के फॉर्म में। और यहाँ पे देखो ये जो Fe है, ठीक है, तो Fe के साथ जो COO है वो हमारा बॉन्ड बना लेगा। और यहाँ पे देखिए जो हमारा CH2SH है ये हमारा यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसको बेसिकली हम लोग इस तरीके से शो करते हैं। तो देखिए इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स बन गया है। कॉम्प्लेक्स मतलब कि इसने जो है कह सकते हो एक कॉम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर बन गया है ना। तो इसको कॉम्प्लेक्स को भी हम लोग यहाँ पे आने वाले बेसिकली फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आप लोग को कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में पढ़ना है, तो वहां पे हम लोग थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे। बाकी कुछ नहीं, सिंपली बस आप लोग इतना याद कर लो, कुछ खास नहीं है इसमें। तो यही जो बनता है यही हमारा कलरफुल जो है दिखता है। तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे एपरेटस में अपना नेस्लर सिलेंडर ग्लास रॉड स्टैंड लेते हैं। केमिकल्स की बात करें तो देखिए हम लोग स्टैंडर्ड आयरन सोल्यूशन लेंगे ताकि हम लोग अपना स्टैंडर्ड बना पाए। और फिर हम लोग यहाँ पे आयरन, देखो सिट्रिक एसिड और अमोनिया, तो ये हमारा आयरन फ्री होना चाहिए, क्योंकि देखिए भाई हम लोग आयरन का लिमिट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। अब अगर इन दोनों में पहले से ही आयरन होगा तो लिमिट टेस्ट तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग जो सिट्रिक एसिड और अमोनिया लेते हैं वो आयरन फ्री होना चाहिए। और थायोग्लाइकोलिक एसिड यही तो हमारा वो रिजेंट होता है जिसके साथ हमारा आयरन रिएक्ट करेगा। तो इन सारे केमिकल्स को हम लोग यहाँ पे लेते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे प्रोसीजर की बात करें तो देखिए प्रोसीजर इसका बहुत ही सिंपल सा होने वाला है। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा सैंपल है जिसकी हमें टेस्टिंग करनी है, सबसे पहले उसको हम लोग यहाँ पे टेस्ट में डालेंगे। जैसे मान लीजिए टेस्ट में हमने सैंपल को डाला और यहाँ पे स्टैंडर्ड वाले में क्या करेंगे, 2 ml स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ आयरन को डाल देंगे, ठीक है। तो जो हमारा स्टैंडर्ड आयरन का सोल्यूशन है उसको हम लोग यहाँ पे 2 ml डाल देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो पहले स्टेप के बाद बाकी सारी स्टेप सब में सेम होने वाली है। जैसे अब टेस्ट वाले में भी सबसे पहले हम लोग 2 ml 20% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सिट्रिक एसिड को डालेंगे, यानी कि जो सिट्रिक एसिड है तो इसको हम लोग यहाँ पे इसमें भी जो है कितना 2 ml डालेंगे, 2 ml सिट्रिक एसिड, और इसमें भी हम लोग यहाँ पे 2 ml सिट्रिक एसिड डालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 ड्रॉप डालेंगे थायोग्लाइकोलिक एसिड की। यही हमारा वो रीजेंट है जिसके साथ आयरन रिएक्ट करके हमारा थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे 2 ड्रॉप डालेंगे, ठीक है, 2 ड्रॉप हमने इसको डाल दोनों में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अमोनिया टू मेक द सोल्यूशन एल्कालाइन। एल्कालाइन का मतलब होता है बेसिक, थोड़ा सा बेस नेचर का बनाना है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है बेसिक मीडियम में होती है। एंड एडजस्ट द वॉल्यूम टू 50 ओम। तो यहाँ पे देखो अब हम लोग यहाँ पे अमोनिया को डाल देंगे और अमोनिया को डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 50 ml, जैसे मान लो यहाँ 50 ml है तो 50 ml तक हम लोग यहाँ पे दोनों में वाटर को ऐसे फिल कर लेंगे, ठीक है, दोनों में ही। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे इतना करने के बाद जो है इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे और 5 मिनट बाद हमारा क्या होगा, कलर यहाँ पे डेवलप हो जाएगा और जो कलर डेवलप हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेंगे। अब देखो सिंपल सी बात है, मान लो कि ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, ये हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है, तो जो टेस्ट सॉल्यूशन का कलर है वो स्टैंडर्ड से हल्का होना चाहिए। अगर कलर हल्का डेवलप हुआ इसका मतलब क्या है कि लिमिट टेस्ट पास हो गया। जैसे स्टैंडर्ड का जो कलर है वो हमारा टेस्ट से यहाँ पे जो है डार्क होना चाहिए, तो यहाँ पे टेस्ट वाले का कह सकते हो हल्का होना चाहिए, तो लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा। और कहीं वाइस वर्सा हुआ, कहीं अगर जो हमारे टेस्ट सॉल्यूशन का कलर है वो स्टैंडर्ड से ज्यादा गहरा डेवलप हो गया तो यहाँ पे लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल से हमारे लिमिट टेस्ट थे जो कि आप लोग को समझ में आ ही रहे होंगे। और यहाँ पे देखिए जो क्लोराइड, सल्फेट और आयरन का लिमिट टेस्ट था ये सारे हमारे थोड़े सिमिलर नेचर के थे। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा बात करने वाले हैं अपने आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के बारे में, जो कि हमारा थोड़ा सा डिफरेंट हमें देखने को मिलेगा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो अब आप लोग यहाँ पे आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के बारे में तो ये हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लिमिट टेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए एग्जाम में तो ये बहुत बार आता ही है, उस हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन जो आर्सेनिक की इम्प्योरिटी है ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है। मतलब अगर किसी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में आर्सेनिक की इम्प्योरिटी अगर लिमिट से थोड़ी भी ज़्यादा हो गई तो ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल हो जाती है। मतलब ये बहुत ही टॉक्सिक इम्प्योरिटी होती है, तो इसको जो है पहचानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए इसका लिमिट टेस्ट हमारे लिए जानना समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और यहाँ पे देखिए ये जो लिमिट टेस्ट आर्सेनिक का होने वाला है ये हमने जो अभी तक के 3 लिमिट टेस्ट देखे इनसे थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट होने वाला है। क्यों डिफरेंट होने वाला है? क्योंकि देखिए अभी तक हमने जो लिमिट टेस्ट था वो हमने यहाँ पे नेस्लर सिलेंडर में परफॉर्म किया था, लेकिन जो आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट है इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक स्पेशल एपरेटस का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गर्जेट एपरेटस। तो ये गर्जेट एपरेटस हमें जो है कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। तो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या होता है। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि जो आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट है तो इसकी जो हमारी प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल के अंदर जो बेसिकली जो रिएक्शंस हैं इनको समझने के लिए हमें कुछ चीजें समझनी होंगी। जैसे कि सबसे पहली बात तो आप लोग समझो कि जो आर्सेनिक है ये हमारा 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक होता है ट्राईवैलेंट फॉर्म, एक होता है पेंटावैलेंट फॉर्म। तो
मान लो कि हम लोग यहाँ पे अगर मान लो पेंटावैलेंट फॉर्म से रिएक्शन को स्टार्ट करें, तो जो हमारा पेंटावैलेंट फॉर्म होता है तो ये बेसिकली यहाँ पे HCl की प्रेजेंस में हमारा आर्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए जो H3AsO4 है, देखिए O के आगे अगर 4 ऑक्सीजन है तो ये हमारा हो जाता है आर्सेनिक एसिड। और अगर ये जो हमारा आर्सेनिक एसिड है इसकी अगर हम लोग यहाँ पे SnCl2, ठीक है, स्टेनस क्लोराइड की प्रेजेंस में हम लोग अगर इसका रिडक्शन कराते हैं, देखो रिडक्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हमारा बहुत जगह हमें रिडक्शन देखने को मिलेगा। ये रिडक्शन का मतलब होता है कि या तो हमारा हाइड्रोजन का एडिशन हो जाना, ठीक है, और या तो ऑक्सीजन का लॉस हो जाना। तो इन दोनों ही केस में हम लोग यहाँ पे रिडक्शन बोलते हैं। तो देखिए जैसे ये हमारा आर्सेनिक एसिड है तो इसके अंदर 4 ऑक्सीजन है, तो अगर इसका रिडक्शन होगा तो इसके अंदर देखिए क्या होगा, रिडक्शन में हमारा ऑक्सीजन का लॉस होता है, तो हाइड्रोजन का एडिशन भी हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस होगा तो ये O4 क्या होगा, O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा रिडक्शन के बाद H3AsO3। और ये क्या होता है, ये हमारा होता है आर्सेनियस एसिड। यानी बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे आर्सेनिक का आर्सेनियस स्टेट होता है। अब यहाँ पे देखो ये जो आर्सेनियस स्टेट होता है H3AsO3 होता है, ये फर्दर हमारा जो है हाइड्रोजन की प्रेजेंस में क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। देखो रिडक्शन में हमने क्या बोला था कि या तो ऑक्सीजन का लॉस हो सकता है, तो यहाँ पे देखो इस वाले केस में जब हमारा आर्सेनिक एसिड का रिडक्शन हुआ तो ये आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो आर्सेनियस एसिड है ये फर्दर यहाँ पे क्या करेगा, 6 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके जो है रिड्यूस हो जाएगा। और इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो इस केस में यहाँ पे बेसिकली आप कह सकते हो कि यहाँ पे भी क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ से हमारे कह सकते हो इसमें से लॉस हो गए और यहाँ पे इस 6H के साथ मिलके 3H2O के फॉर्म में निकल गए। देखो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। AsH3, देखो AsH3 ये तो बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये जो O3 है और ये जो 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे देखो 6 हाइड्रोजन मतलब कि देखो H2 और आगे 3 लगा हुआ है, तो 3 × 2 = 6 हाइड्रोजन हो गए। और 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देखो 3 ऑक्सीजन हो गए, तो ये 3 मतलब कह सकते हो 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, यानी कि 3 मोल ऑफ H2O के फॉर्म में ये तीनों अलग हो गए। तो यहाँ पे देखो ये जो AsH3 हमें दिख रहा है, ये AsH3 हमारी क्या होती है, ये AsH3 बेसिकली हमारी होती है आर्सीन गैस, ठीक है। और ये जो आर्सीन गैस है, तो ये आर्सीन गैस की रिएक्शन अगर हम लोग यहाँ पे अपने मर्क्यूरिक क्लोराइड से कराते हैं यानी HgCl2 से, तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा मर्क्यूरिक आर्सेनाइड। और ये जो आप लोग का मर्क्यूरिक आर्सेनाइड आप लोग को देखने को मिल रहा है, ये बेसिकली हमारा येलो कलर के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो देखिए इसी की वजह से हम लोग यहाँ पे पता लगाते हैं कि जो आर्सेनिक है वो कितने लिमिट में प्रेजेंट है। अगर ये जो येलो कलर है ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा आर्सेनिक लिमिट से ज़्यादा है, अगर कम है तो हमारा आर्सेनिक लिमिट से कम होगा। अब यहाँ पे देखो ये जो येलो कलर है ना, ये हमारा सोल्यूशन में डेवलप नहीं होता है, थोड़ा समझना है, इसीलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली ये येलो कलर हमारा मर्क्यूरिक क्लोराइड का पेपर है, इस पेपर के ऊपर हमारा येलो कलर डेवलप होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग एक समझ जाओ, बेसिक्स आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे आप ये समझो कि इन तीनों में जो मेन रिएक्शन है वो हमारी ये होने वाली है। तो अगर हम लोग इसके लिमिट टेस्ट को देखें, द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आर्सेनिक इन द आर्सेनियस स्टेट। तो यहाँ पे देखो जो आर्सेनिक का आर्सेनियस स्टेट होता है, जैसे ये हमारा आर्सेनिक एसिड होता है, ये हमारा आर्सेनियस एसिड होता है। तो ये जो आर्सेनियस स्टेट है, आर्सेनियस एसिड को देखो, ये जो आर्सेनियस एसिड है इसको हम लोग आर्सेनियस स्टेट बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, इजिली गेट्स रेड्यूस्ड इनटू आर्सिन गैस। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे अपने कह सकते हो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हमारा इजिली रिड्यूस हो जाता है आर्सिन गैस में, तो ये आर्सिन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। विच ऑन रिएक्शन विथ मर्क्यूरिक क्लोराइड, तो जब हम लोग यहाँ पे फर्दर अपने इस आर्सिन गैस की रिएक्शन मर्क्यूरिक क्लोराइड से कराते हैं तो हमारा क्या होता है, तो हमें यहाँ पे येलो स्टेन देखने को मिलता है। तो येलो स्टेन बेसिकली अगर हम लोग देखें तो हमें जो है हमारे इस पेपर पे देखने को मिलता है। देखो अगर आप लोग देखो तो इस पेपर पे क्या लिखा हुआ है, मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर, यानी जो रिएक्शन है वो इसी मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर पे ही होती है। ये हमारा मर्क्यूरिक क्लोराइड में भीगा हुआ पेपर होता है और यहीं पे क्या होता है, यहीं पे हमारी आर्सिन गैस आके रिएक्ट करती है। और आर्सिन गैस बनती कहाँ से, आर्सिन गैस हमारी इस सोल्यूशन के अंदर बनती है। और ये गैस हमारी इस, ये जो आप लोग को हमारा ग्लास ट्यूब दिख रहा है, इस ग्लास ट्यूब से होते हुए ऊपर जाती है और यहाँ पे इस वाले पेपर से रिएक्ट करती है। और जब पेपर से रिएक्ट करती है तो देखिए पेपर में क्या है, मर्क्यूरिक क्लोराइड, और नीचे से क्या जा रही है, आर्सिन गैस। तो ये आर्सिन गैस और मर्क्यूरिक क्लोराइड के पेपर के बीच में रिएक्शन होती है और हमें यहाँ पे हमें येलो स्टेन देखने को मिलता है। यानी कि हमें यहाँ पे बेसिकली मर्क्यूरिक आर्सेनाइड बनते हुए देखने को मिलता है जो कि येलो स्टेन देता है। तो इसी पे हमारा इसका रिएक्शन बेस होता है। बाकी देखिए अभी भी मुझे पता है थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, तो अभी हम लोग प्रोसीजर वगैरह देखेंगे तब आप लोग बहुत क्लियरली समझ जाओगे। तो इसमें अपरेटस की बात करें तो हमारे 2 अपरेटस होते हैं। पहला होता है गर्जेट अपरेटस, तो ये देखिए ये हमारा गर्जेट अपरेटस होता है। ये कैसे क्या होता है तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे देखो पहले तो नीचे हमारी यहाँ पे कह सकते हो
हमारा एक जो है ग्लास का कंटेनर ही होता है। और इसमें देखिए, इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारे यहाँ पे एक ग्लास ट्यूब लगी होती है। अब अगर आप लोग देखो तो इसमें भी हमारी कुछ चीजें, जैसे सबसे पहले तो यहाँ पे इस ग्लास ट्यूब के बीच में हमारा कॉटन प्लग लगा होता है। अब ये कॉटन प्लग क्या होता है, ये हमारा बेसिकली लेड एसीटेट के सोल्यूशन में डूबा होता है। अब क्यों डूबा होता है तो इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी, बट आप लोग सिंपली समझो कि ये जो कॉटन है, कॉटन मतलब रुई, रुई का एक टुकड़ा हो गया। तो ये हमारा इस ग्लास ट्यूब के बीच में लगा होता है, लेड एसिडेट के सॉल्यूशन में डूबा हुआ। और उसके बाद देखो, ये जो आप लोगों को ये दिख रहा है, ये हमारी एक क्लिप होती है। जैसे कपड़े जब हम लोग यहाँ पे सूखने के लिए डालते तो एक क्लिप लगाते हैं ना, तो उसी तरीके से एक क्लिप होती है। जैसे बालों में लड़कियां अपने बालों में क्लिप लगाती हैं, उसी तरीके से एक क्लिप होती है जो कि इसको पकड़ के रखती है। और ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये दो हमारे जो है रबर के, कह सकते हो रबर के बने होते हैं। और यहाँ पे बीच में हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर होता है। तो देखिए, ये पेपर हो गया, ये हमारे रबर के कह सकते हो स्ट्रक्चर हो गए। और इनको यहाँ पे इस क्लिप से हम लोग ऐसे बांध के रखते हैं। और ये हमारा ग्लास ट्यूब होता है, बाकी ये हमारा कंटेनर होता है। और इसी के अंदर हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं। इस सोल्यूशन से हमारी आर्सीन गैस निकलती है, ऊपर तक जाती है, हमारे मर्क्यूरी क्लोराइड के पेपर के साथ रिएक्ट करती है। और फिर मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर हमारा कलर, मतलब कह सकते हो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब कितना ज्यादा येलो कलर में कन्वर्ट हुआ है, ये डिपेंड करता है कि आर्सेनिक कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा आर्सेनिक होगा, उतना ज्यादा आर्सीन गैस बनेगी, उतना ज्यादा हमारा डार्क कलर का येलो स्टेन हमें इस मर्क्यूरी क्लोराइड के पेपर पे देखने को मिलेगा। स्टेन मतलब कि धब्बा होता है, दाग होता है। तो येलो मतलब कह सकते हो पीले कलर का धब्बा या फिर दाग देखने को मिल जाएगा। जैसे स्टेन हमारे कपड़ों में जैसे कुछ भी लग जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं स्टेन लग गया, तो उसी तरीके से हमारा यहाँ पे धब्बा बन जाएगा येलो कलर का। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि कौन कौन से केमिकल्स हमारे रिक्वायर्ड होते हैं, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हमारा स्टैंडर्ड आर्सेनिक सोल्यूशन होता है, ताकि हम लोग यहाँ पे अपना स्टैंडर्ड सोल्यूशन बना सकें। जैसे हम लोग दो सोल्यूशन बनाते हैं, एक हम लोग टेस्ट लेंगे, एक हम लोग स्टैंडर्ड लेंगे। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना स्टैंडर्ड आर्सेनिक सोल्यूशन लेंगे। उसके बाद एक हमारा होता है पोटेशियम आयोडाइड। अब देखो, ये जो पोटेशियम आयोडाइड है, और यहाँ पे आप लोग को जिंक दिख रहा है, और यहाँ पे जो हमारा स्टेनस क्लोराइड है, ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों हमारा, देखो अगर आप लोग देखो तो ये तीनों हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। मतलब कि आपने अभी देखा ही कि हमारा जो हमारा आर्सेनिक के अंदर जितनी भी रिएक्शन है, इन सभी के अंदर रिडक्शन ही हो रहा है। जैसे यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है। तो इन सभी जगह हमारा यहाँ पे यही रिड्यूसिंग एजेंट बेसिकली अपना रोल प्ले करते हैं। आप लोग सिंपली समझो कि रिडक्शन कराने के लिए हमें यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे एजेंट हमारा रिडक्शन कराने में हेल्प करते हैं। और जो HCl है, तो ये हमारा सोल्यूशन को एसिडिक बना के रखता है। अब देखो, ये जो HCl है तो स्टेनेटेड HCl होता है। देखो, स्टेनेटेड का मतलब होता है कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके अंदर हमें कुछ टिन के आयंस भी देखने को मिलेंगे। और स्टेनस क्लोराइड, तो यहाँ पे देखो, स्टेनस क्लोराइड का मतलब होता है SnCl2। तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। Sn मतलब क्या होता है, Sn मतलब हमारा टिन होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा लेड एसीटेट होता है। अब ये देखो, ये जो लेड एसीटेट है, तो इसी में हमारा एक कॉटन प्लग डूबा होता है। अब ये लेड एसीटेट क्या करता है, टू ट्रैप एनी हाइड्रोजन सल्फाइड। अब अगर मान लो ये जो सोल्यूशन हम लोग बना रहे हैं, अगर इसमें कोई हाइड्रोजन सल्फाइड की इंप्योरिटी प्रेजेंट होगी, तो वो भी हमारा आर्सीन गैस के साथ ना चली जाए, तो उसी के लिए हम लोग कॉटन प्लग लगा के रखते हैं। अब अगर कोई भी हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होगा थोड़े से भी अमाउंट में, तो ये कॉटन प्लग उसको यहाँ पे पकड़ के रोक लेगा और सिर्फ आर्सीन गैस को ऊपर जाने देगा, क्योंकि हमें तो रिएक्शन आर्सीन गैस की करानी है ना। अब अगर हम लोग यहाँ पे प्रोसीजर की बात करें तो बहुत ही सिंपल है। देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेस्ट वाले में क्या करेंगे, ऐड स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टेस्ट सैंपल। तो यहाँ पे जो भी टेस्ट सैंपल है, जिसकी भी हमें टेस्टिंग करनी है, उसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे स्टैंडर्ड वाले में क्या करेंगे कि जो हमारा स्टैंडर्ड आर्सेनिक सोल्यूशन लिया है, उसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद देखो, बाकी स्टेप बिल्कुल सेम है, यानी कि अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में ही हम लोग यहाँ पे HCl को ऐड करेंगे, ठीक है। थोड़ा हम लोग इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा हम लोग इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड, देखो दोनों में ही ऐड करना है। यानी कि अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा पोटेशियम आयोडाइड है, तो 1 ग्राम इसमें डालेंगे, 1 ग्राम हम लोग इसमें डालेंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे लेंगे टू दिस 10 ml SnCl2, यानी कि जो स्टेनस क्लोराइड है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टेनस क्लोराइड को लेंगे और 10 ml हम लोग यहाँ पे इसके अंदर भी डाल देंगे, 10 ml हम लोग यहाँ पे इसके अंदर भी डाल देंगे। अब देखो, ये जो Ki SnCl2, ये सारे हमारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे 10 ग्राम ग्रेन्यूलेटेड जिंक भी डाल देंगे। अब देखो, ग्रेन्यूलेटेड जिंक का मतलब है कि जो जिंक है वो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होगी। ग्रेन्यूल्स मतलब कि छोटे छोटे, कह सकते हो थोड़े से, मतलब छोटे छोटे पाउडर्स के फॉर्म में होती है, जो कि थोड़े बड़े साइज के होते हैं। तो ग्रेन्यूलेटेड जिंक होगी, यानी कि ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में जिंक होगी। इसको भी हम लोग यहाँ पे दोनों के अंदर ही डाल देंगे, जिंक को भी। और उसके बाद क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे इतना कुछ डालने के बाद दोनों ही सोल्यूशन को थोड़ी देर के लिए रख देंगे। जैसे इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें हमारा स्टैंडर्ड आर्सेनिक का सोल्यूशन है, और इसमें क्या है, इसमें हमारा सैंपल है बस। और बाकी सारी चीजें दोनों में सेम है। अब हम लोग यहाँ पे दोनों को ही थोड़ी देर के लिए रख देंगे, ठीक है, लगभग 40 से 50 मिनट्स के लिए।
और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल है, उसके बाद हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे। अब ऑब्जर्वेशन में देखो, अब ऑब्जर्वेशन में हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे कोई कलर नहीं डेवलप होगा, ये सारी रिएक्शन होने के बाद होगा क्या, हमारी आर्सीन गैस बनेगी, और ये आर्सीन गैस हमारा इस ग्लास के, कह सकते हो जो भी ग्लास का हमारा ग्लास ट्यूब है, इससे होते हुए ऊपर जाएगी, और ऊपर जब जाएगी तो यहाँ पे ये जो हमारा आप लोगों को कॉटन मर्क्यूरिक क्लोराइड का पेपर दिख रहा है, इस मर्क्यूरिक क्लोराइड के पेपर से रिएक्ट करेगी, और यहाँ पे इस पेपर पे क्या होगा, येलो कलर का स्टेन देखने को मिलेगा। अब मान लो ये जो पेपर है, अगर इस पे जो स्टेन है, ठीक है, अब मान लो जो टेस्ट वाले का येलो स्टेन है, अगर वो स्टैंडर्ड से हल्का है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आर्सिन है, आर्सिन गैस है, वो यहाँ पे कम डेवलप हुई, यानी आर्सेनिक यहाँ पे थोड़ा सा लिमिट में था, कम था, तो हमारा लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा। और अगर ये ज्यादा डेवलप हुआ तो लिमिट टेस्ट हमारा यहाँ पे फेल हो जाएगा। बस सिंपल सा ये था हमारा आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने लेड के लिमिट टेस्ट के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे लेड के लिमिट टेस्ट के बारे में, तो देखिए आर्सेनिक की तरह ही जो लेड का लिमिट टेस्ट है, ये भी हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है और थोड़ा डिफरेंट भी होता है। जैसे बाकी जो तीनों लिमिट टेस्ट थे, उनसे यहाँ पे लेड का लिमिट टेस्ट भी डिफरेंट होता है। जैसे आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट हम लोग यहाँ पे अपने गर्जेट एपरेटस में परफॉर्म करते थे, उसी तरीके से लेड के लिमिट टेस्ट के लिए भी हमारे एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। तो जो लेड का लिमिट टेस्ट है, वो हम लोग यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर परफॉर्म करते हैं। अब कैसे क्या होता है, उन सभी चीजों को देखेंगे। बाकी आप समझो कि लेड भी हमारा एक बहुत ही हार्मफुल इंप्योरिटी होता है, तो इसका लिमिट टेस्ट भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको पहचानना और इसको हमें कह सकते हो दूर करना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखो, अब एक चीज आप लोग समझना कि जो लेड का लिमिट टेस्ट है, ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। जैसे अभी तक आपने जितने भी लिमिट टेस्ट देखे, उनसे जो हमारा लेड का लिमिट टेस्ट है, ये जो है हो सकता है आप लोगों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। इसीलिए आप थोड़ा सा पेशेंस और ध्यान से देखना इन सारी स्टेप्स को, स्पेशली जो हमारा प्रोसीजर है, तो इसका प्रोसीजर आप लोग बहुत ध्यान से समझना। अगर थोड़ा सा भी आप लोग यहाँ पे ध्यान आपका भटका तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो हर एक चीजों को ध्यान से समझना। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करें, तो प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल तो सिंपल सा ही है। जैसे हम लोग यहाँ पे कह सकते हो कि लेड का लिमिट टेस्ट अगर हमें देखना है, तो हम लोग यहाँ पे लेड की रिएक्शन अपने डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन के साथ कराते हैं। अब ये जो डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन है, इसी को हम लोग यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में डाइथाइजोन के नाम से भी जानते हैं। देखो, डाइथाइजोन यानी कि इसी का शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया है। तो चाहे आप लोग बोल सकते हो कि डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन, या फिर हम लोग कह सकते हैं डाइथाइजोन। तो इसमें जो लिमिट टेस्ट है लेड का, इसमें लेड की रिएक्शन डाइथाइजोन से होती है एल्कालाइन सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि थोड़ा सा बेसिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो जब यहाँ पे रिएक्शन होती है, तो हमारा क्या बनता है, लेड डाइथाइजोन कॉम्प्लेक्स बनता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा रेड या वॉयलेट कलर का हमें देखने को मिलता है। तो सिंपल सी बात है कि जब हम लोग यहाँ पे लेड और डाइथाइजोन की रिएक्शन कराएंगे, तो अगर जो हमारा कलर है वो ज्यादा डेवलप हुआ, ठीक है, हमारे टेस्ट में स्टैंडर्ड से, तो हमारा लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा, और अगर कम हुआ तो पास हो जाएगा। अब ये समझो कि कलर हमारा डेवलप होता है, लगभग यहाँ पे थोड़ा सा वॉयलेट कलर होता है, या फिर जो है थोड़ा सा रेडिश, डीप डार्क रेडिश कलर होता है। तो अगर आप लोग देखो तो थोड़ा सा ऐसा मतलब हमें कलर देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग सारी चीजें देखेंगे कि कैसे क्या होता है। बाकी आप लोग इतना सिंपली समझो कि इसके अंदर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है सेपरेटिंग फनल। और ग्लास रॉड तो हम लोग ले ही लेते हैं, ताकि हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन को स्टर मतलब चला सके। स्टर मतलब कि सोल्यूशन को हिलाना, ठीक है, जैसे सब्जी हम लोग यहाँ पे चलाते हैं तो उसी को स्टरिंग, स्टरिंग मतलब कह सकते हो मिलाना। जैसे आप लोग मान लीजिए नींबू पानी मिला रहे हो, तो चम्मच से मिलाते हो तो उसको स्टरिंग बोल देते हैं। तो इसीलिए ग्लास रॉड का यूज हम लोग यहाँ पे अपने सोल्यूशन को स्टर करने में करते हैं। तो ये हमारा सेपरेटिंग फनल हो जाता है। अब अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले कि इसको हम लोग क्यों लेते हैं और इसका क्या यूज होता है। तो देखो, थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे अपने सेपरेटिंग फनल को देखें, तो इसका नाम ही क्या है, सेपरेटिंग। यानी यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो ये दो चीजों को सेपरेट करने के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। अब कौन सी दो चीजें होती है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास देखिए, हमारे पास जो अभी हम लोग यहाँ पे लेड का लिमिट टेस्ट करेंगे, तो इसमें हमारे दो सॉल्यूशन डेवलप होते हैं। एक हमारा ऑर्गेनिक होता है और एक हमारा एक्वस लेयर होती है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, ऑर्गेनिक मतलब कह सकते हो थोड़ा सा ऑयली नेचर का होगा, और एक्वस मतलब कि थोड़ा सा वाटरी नेचर का होगा। तो जो ऑर्गेनिक है और जो एक्वस लेयर है, ये दोनों आपस में मिक्स तो होंगे नहीं, ये दोनों अलग अलग होंगे, क्योंकि ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं होते। आप इतना सिंपली समझो कि यहाँ पे एक हमारी एक्वस लेयर होती है, एक हमारी ऑर्गेनिक लेयर होती है। एक्वस मतलब कि वाटर, और ऑर्गेनिक मतलब थोड़ा सा ऑयली नेचर कह सकते हो, लिपिड सॉल्युबल। तो अब ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों कह सकते हो दो अलग अलग लेयर में डिवाइड हो जाती हैं, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, दो लेयर को अलग अलग डिवाइड कर देता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे और इसका थोड़ा सा देखें, तो यहाँ पे देखिए कि स्टॉपर लगा होता है। स्टॉपर मतलब कि यहाँ पे जब तक हम लोग इसको बंद करके रखेंगे, तब तक सोल्यूशन ऊपर ही रहेगा, लेकिन अगर हमने इसको खोला तो ये सोल्यूशन नीचे से कह सकते हो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग नीचे इसको कलेक्ट कर सकते हैं अगर हमने इसको ओपन किया। अब आप एक चीज समझो, जैसे मान लो जो स्टॉपर है, इसको हम लोग ओपन करेंगे, तो सबसे पहले जो नीचे वाली लेयर है, जैसे मान लो हमने
इसमें जो है ऑयल और वाटर का सोल्यूशन डाला, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसमें नीचे वाली लेयर खोलेंगे तो जो सबसे नीचे होगा, जैसे दो लेयर में डिवाइड हो जाएगी, ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं होते, इतना आपको पता है। तो ऑयल और वाटर अगर होंगे तो ये दो अलग अलग लेयर में डिवाइड हो जाएंगे। मान लो कि वाटर ऊपर है, ऑयल नीचे है, तो जो नीचे वाली लेयर होगी अगर हम लोग उसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले नीचे वाली लेयर ही तो अलग होगी और उसके बाद ऊपर वाली लेयर हमें अलग मिल जाएगी, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे करके कलेक्ट करें। तो इस तरीके से सेपरेटिंग फनल बेसिकली यहाँ पे दो अलग अलग लेयर को सेपरेट करने का काम करता है। तो अभी हम लोग देखेंगे इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं। बाकी अगर देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इसमें कौन कौन से रिएजेंट यहाँ पे यूज होते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे बहुत सारे रिएजेंट हमें इसके अंदर देखने को मिलेंगे और इसका जो प्रोसीजर है ये भी काफी लेंदी होता है, काफी लंबा होता है। देखो आप जो है हर एक स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलना, और अगर आप लोगों को अभी कुछ चीजें ना समझ में आए तो थोड़ा पेशेंस रखना, एट लास्ट में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब रीजन की बात करें तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा अमोनियम सिट्रेट है, पोटेशियम साइनाइड है और हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड है, इन तीनों का यूज हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं। देखो वैसे तो इन तीनों का यूज यहाँ पे होता है कि अगर मान लो लेड के अलावा कोई और भी इंप्योरिटी प्रेजेंट है या फिर कोई ऐसा इंटरफियरिंग सब्सटेंस है जो कि हमारे रिजल्ट के साथ इंटरफेयर कर सकता है, तो उन सभी को यहाँ पे ये तीनों सोल्यूशन मिलकर डिजॉल्व कर लेते हैं। और जब देखिए उन तीनों को डिजॉल्व कर लेते हैं तो बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा जो सोल्यूशन है उसके पीएच को ऑप्टिमम बना देते हैं। देखो ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमम का मतलब हो सकता है, कह सकते हो जितना चाहिए, यानी जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना पीएच यहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं। तो कैसे मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि पीएच के साथ छेड़छाड़ कर सकता है तो ये तीनों मिलकर उसको डिजॉल्व कर लेते हैं। तो ये तीनों हो गए। उसके बाद देखो फिनॉल रेड होता है, तो ये हमारा इंडिकेटर होता है। इसका काम हमारा होता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या अल्कलाइन है, मतलब बेसिडिक है या एसिड है या फिर बेस है, उसको पता लगाना। तो अभी हम लोग सारी चीजें देखेंगे, हर एक का यूज क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद डाइथाइजोन सॉल्यूशन, तो इसका यूज तो हम लोग करते हैं अपने लेड का कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। और अमोनिया यानी इसका यूज हम लोग करते हैं सोल्यूशन को बेसिक बनाने के लिए। और नाइट्रिक एसिड, अब इस एसिड का भी यूज होता है, तो इसका क्या यूज है उसको भी हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे अपने प्रोसीजर की बात करें तो देखिए सिंपल सा यहाँ पे भी वही चीज होने वाली है कि जो प्रोसीजर है उसमें पहली लाइन हमारी डिफरेंट होगी। जैसे पहले में क्या होगा, जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन होगा, एक हमारा स्टैंडर्ड होगा। तो टेस्ट वाले में हम लोग यहाँ पे अपना सैंपल लेंगे और स्टैंडर्ड वाले में हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन लेंगे। कितना लेंगे, उतना लेंगे जितना हमारा मैक्सिमम अलाउड है। यानी कि देखो अमाउंट ऑफ लेड परमिटेड इन द सैंपल अंडर एग्जामिनेशन, यानी कि जितना परमिट है, यानी जितना मैक्सिमम लेड हम लोग यहाँ पे एक अपने ड्रग में टॉलरेट कर सकते हैं, कह सकते हो बर्दाश्त कर सकते हैं, उतना हम लोग यहाँ पे लेंगे और उसको हम लोग डालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे आप अब देखो यहाँ पे हम लोग जो है डेफिनेटली दो सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, एक करेंगे स्टैंडर्ड का, एक करेंगे अपना टेस्ट का। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक ही अभी हम लोग मान के चलो टेस्ट वाले को लेके चलते हैं, ठीक है, कि हम लोग टेस्ट वाले को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपने सैंपल सॉल्यूशन को डालेंगे। तो ये हमारा सैंपल हो गया जिसका हमें परफॉर्मेशन करना है, जिसमें हमें लेड का एग्जामिनेशन करना है, तो इसको हमने सबसे पहले डाला, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जब सैंपल डाल दिया उसके बाद हम लोग डालेंगे 6 ml ऑफ अमोनियम सिट्रेट। अब यहाँ पे देखो ये जो अमोनियम सिट्रेट है, पोटेशियम साइनाइड है और हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड है, इन तीनों का यूज हमने क्या देखा था। देखो इन तीनों का ही यूज क्या होता है, टू मेक द पीएच ऑप्टिमम, यानी कि जो सोल्यूशन का पीएच है उसको सही बनाने के लिए, जितना चाहिए उतना बनाने के लिए, और जो भी हमारी अदर इंप्योरिटीज हैं उनको डिजोल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा अमोनियम सिट्रेट है, हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड है और पोटेशियम साइनाइड, इन तीनों को ही हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। कितना कितना, देखो अमोनियम सिट्रेट को 6 ml, पोटेशियम साइनाइड को 2 ml, हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड को भी 2 ml। तो इन तीनों को हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वांटिटी में ऐड कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डालेंगे अपना 2 ड्रॉप ऑफ फिनॉल रेड। अभी जो फिनॉल रेड है ये बताएगा कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो एसिडिक है कि बेसिक है। तो हमने फिनॉल रेड डाला, तो सिंपली समझो इसको डाल के हमें पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अब अगर मान लो इसको डालने के बाद हमें दिखा कि सॉल्यूशन एसिडिक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, मेक सॉल्यूशन अल्कलाइन बाय एडिंग अमोनिया सॉल्यूशन। तो हम लोग अगर हमें दिखेगा कि सॉल्यूशन एसिडिक है तो हम लोग इसमें अमोनिया ऐड करेंगे। अब अमोनिया क्या होता है, बेस होता है, तो ये सॉल्यूशन को क्या करेगा, बेसिक बना देगा। ठीक है, हमने अमोनिया ऐड कर दिया। अब जब हमने अमोनिया ऐड कर दिया तो अब हम लोग डालेंगे अपना 5 ml डाइथाइजोन सॉल्यूशन। यानी अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे 5 ml डाइथाइजोन सॉल्यूशन को डालेंगे। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, यहीं पे सारा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होने वाली है जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और यही हमारा सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेप होने वाला है। देखो यहाँ पे आप एक चीज समझो, अभी तक हमने सॉल्यूशन में क्या क्या डाला, हम लोगों ने अपना सैंपल डाला। अब सैंपल क्या है, सैंपल में हमारा लेड है। अभी जो लेड है, देखो लेड यहाँ पे हमारा बेसिकली कह सकते हो वाटर में डिजॉल्व है, ठीक है, यानी हमारा लेड का एक्वा सॉल्यूशन हमने डाला है। उसके अलावा हमने यहाँ पे अमोनियम सिट्रेट, पोटेशियम साइनाइड, फिनॉल रेड, अमोनिया, इन सभी चीजों को डाला अपने रिएक्शन को स्टेबल बनाने के लिए। देखो इन तीनों ने क्या किया, इन तीनों ने ऐसे सब्सटेंस जो कि यहाँ पे इंटरफेयर कर सकते हैं उनको डिजॉल्व कर लिया। अमोनिया ने क्या किया, सोल्यूशन को बेसिक बना दिया।
अब हमने ये जो डाइथाइजोन डाला है, ध्यान से समझना, अब ये जो डाइथाइजोन हमने डाला है ये बेसिकली हमारा क्लोरोफॉर्म के अंदर होता है। अब ये जो क्लोरोफॉर्म है, देखो ये क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ये क्लोरोफॉर्म हमारा होता है कह सकते हो थोड़ा सा ऑर्गेनिक लिक्विड होता है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म हमारा ऑर्गेनिक लिक्विड होता है, यानी कि कह सकते हो कि ये हमारा थोड़ा सा ऑयली नेचर का होता है, या फिर कह सकते हो थोड़ा सा लिपिड सॉल्युबल लिक्विड होता है। तो अब यहां पे होगा क्या, जब हम लोग डाइथाइजोन को डालेंगे और लेड हमारा किस में, लेड हमारा एक्वस सॉल्यूशन में। ध्यान से समझना, ये जो सैंपल हमने डाला था ये हमारा है एक्वस लेयर में, ठीक है। ये किस में है, ये एक्वस लेयर में है। और ये जो हमारा क्लोरोफॉर्म है ये किस में है, ये हमारा है ऑर्गेनिक, यानी कि ये जो डाइथाइजोन है, डाइथाइजोन, ठीक है, ये हमारा किस में है, ये हमारा है क्लोरोफॉर्म के अंदर, ठीक है। तो अब यहां पे आप ऐसे समझो कि ये जो लेड है और ये जो डाइथाइजोन है ये दोनों दो अलग अलग लेयर में डिवाइड हो गए। ध्यान से समझना, यहां पे लेड कह सकते हो ऊपर रह गया क्योंकि लेड एक्वस सॉल्यूशन में है, यानी कि एक्वस लेयर में है। और ये जो डाइथाइजोन है जो कि हमने डाला है ये हमारा क्लोरोफॉर्म में है, तो इसलिए हमारा नीचे आ गया। अब यहां पे होगा क्या, देखो हमारा रिएक्शन किसके बीच में होनी है, हमारा रिएक्शन तो इसी लेड और डाइथाइजोन के बीच में होनी है ना। अगर आप लोग स्टार्टिंग देखो तो हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है कि लेड और डाइथाइजोन, देखो पीबी हमारा लेड होता है और ये हमारा डाइथाइजोन, इन्हीं दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। देखो अभी इसको हम लोग देख लेंगे कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स कैसे बन रहा है, बट अभी आप लोग सिंपली समझो कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तभी तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन अब अगर आप लोग देखो तो ये दोनों क्या है, ये दोनों अलग अलग, ये हमारा लेड एक्वस सॉल्यूशन में है और ये जो डाइथाइजोन है ये तो हमारा क्लोरोफॉर्म में। लेकिन अब यहाँ पे देखो होगा क्या, जैसे ही हम लोगों ने डाइथाइजोन को डाला तो ये जो लेड है ना जो कि एक्वस कह सकते हो लेयर में था, देखो यहाँ पे दो अलग अलग लेयर बन गई हैं, थोड़ा सा ध्यान समझना। अभी जो लेड हमारा एक्वस लेयर में था ये हमारा एक्वस लेयर से ऑर्गेनिक लेयर में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि देखो लेड को कह सकते हो क्लोरोफॉर्म ज्यादा पसंद है एक्वस लेयर की बजाय, तो जो एक्वस लेयर है वो ऊपर रह गई, लेकिन जो लेड है ये क्या हुआ, ये हमारा इसी ऑर्गेनिक लेयर में आ गया। अब देखो ये जो क्लोरोफॉर्म है जिसमें हमारा डाइथाइजोन पहले से था, अब लेड भी इसी के अंदर आ गया, तो अब क्या होगा, लेड और डाइथाइजोन का कॉम्प्लेक्स बनेगा। और जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो अब ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा तो यहीं पे सारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो ये जो लेड हमारा एक्वस लेयर से हमारा ऑर्गेनिक यानी कि क्लोरोफॉर्म लेयर में आया है, ये एक्चुअल में क्या है ना कि ये जो लेड आया है ये प्योर नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि ये जो लेड हमारा एक्वस लेयर से ऑर्गेनिक लेयर में पहली बार आया है, जो अभी अभी आया है, ये प्योर फॉर्म में नहीं है। मतलब इसके साथ ना और भी कुछ ऐसी इंप्योरिटीज हैं जो कि हमारी मिली हुई हैं। अब होगा क्या, देखो चाहे जो भी हो इंप्योरिटीज मिली हुई हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है, लेड हमारा आ तो गया है ना, अब लेड भी आ गया है और कह सकते हो और जो इंप्योरिटीज थी इसके साथ वो भी हमारी इस क्लोरोफॉर्म लेयर में आ गई है। अब होगा क्या, जब यहाँ पे लेड इस क्लोरोफॉर्म लेयर में आ गया तो ये डाइथाइजोन के साथ रिएक्ट करेगा, और जब डाइथाइजोन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा किस कलर का, हमारा रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कह सकते हो थोड़ा सा इस कलर का कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग लेते क्या है कि जो डाइथाइजोन है इसको हम लोग थोड़ा ज्यादा अमाउंट में लेते हैं। इतना ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, जैसे मान लो, थोड़ा समझना कि मान लो लेड हमारे 5 ml है, ठीक है। और मान लो कि इसको जो है रिएक्शन करने के लिए अगर लेड और डाइथाइजोन का कॉम्प्लेक्स बनना है, पूरे लेड को रिएक्ट करके अगर डाइथाइजोन का कॉम्प्लेक्स बनाना है डाइथाइजोन के साथ, तो मान लो इसको डाइथाइजोन भी हम लोग मान लेते हैं कि अच्छा इसको मान लो कि हमारा 2 ml लेड है, ठीक है, 2 ml लेड है, और डाइथाइजोन भी मान लो तो कि इसको सिर्फ 2 ml चाहिए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो ये करता क्या है कि ये इसने देखो ये जो पूरा लेड इसके अंदर आ गया था, इसने 2 ml डाइथाइजोन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब हमने डाइथाइजोन थोड़ा सा ज्यादा डाला हुआ है, जैसे मान लो हमने 5 ml डाला हुआ है, तो अब ये 2 ml के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब जो बचा हुआ डाइथाइजोन है 3 ml, ये तो हमारा बच जाएगा ना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो मुझे पता है बहुत कंफ्यूजिंग है, बट थोड़ा सा ध्यान समझना हर एक चीज को। देखो यहाँ पे हुआ क्या कि लेड हमारा एक्वस लेयर में था, डाइथाइजोन हमारा क्लोरोफॉर्म में था। अभी जो लेड था ये भी हमारा एक्वस लेयर से क्लोरोफॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे लेड के साथ कुछ इंप्योरिटीज भी इसके साथ आ गई हैं, लेकिन अब चूंकि लेड इसमें आ चुका है तो लेड और डाइथाइजोन के बीच में रिएक्शन होगी, लेड डाइथाइजोन का कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि हमारा रेड कलर का होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो ये जो लेड हम लोगों ने जो डाइथाइजोन लिया ये हमारा थोड़ा ज्यादा अमाउंट में लिया है, मतलब हम लोग एक्सेस डाइथाइजोन लेते हैं, तो जो एक्सेस डाइथाइजोन है वो तो अलग ही रहेगा ना, यानी कह सकते हो जितना डाइथाइजोन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए चाहिए था वो चला गया, अभी भी डाइथाइजोन हमारा अकेला बचा रह जाएगा जो कि एक्स्ट्रा हमारे पास है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो डाइथाइजोन का एक्चुअल कलर होता है क्लोरोफॉर्म के अंदर वो होता है ग्रीन कलर। मतलब अगर हम लोग देखें तो डाइथाइजोन का एक्चुअल कलर ग्रीन होता है, जबकि यहाँ पे लेड और डाइथाइजोन के कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा होता है, थोड़ा सा रेड कलर का होता है। तो यहाँ पे होगा क्या, ये जो एक्सेस डाइथाइजोन है वो तो यहाँ पे ग्रीन कलर ही शो करेगा ना, यानी अब अगर आप लोग देखो तो ये हमारी हो गई एक्वस लेयर, ठीक है। अब इस एक्वस लेयर में कुछ भी नहीं है, इसमें हमारा कह सकते हो लेड पहले था लेकिन अब वो इसी में आ चुका है। और ये जो हमारी ग्रीन कलर की लेयर दिख रही है ये हमारी क्लोरोफॉर्म की है,
ठीक है, इसमें हमारा क्लोरोफॉर्म है। अब इस क्लोरोफॉर्म में क्या क्या है, अब इस क्लोरोफॉर्म में हमारा लेड लेड और डाइथाइजोन का कॉम्प्लेक्स भी है, ध्यान समझना, ठीक है। और इसी के साथ हमारा इसी के अंदर जो है डाइथाइजोन अलग से भी है, और इसके अंदर क्या है, और इसके अंदर हमारी कुछ इंप्योरिटीज भी हैं जो कि लेड के साथ ही यहाँ पे इसमें एंटर कर गई, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, ये जो लेड डाइथाइजोन का कॉम्प्लेक्स बना है, ऑल दो इसका कलर हमारा रेड कलर का होता है, लेकिन चूंकि डाइथाइजोन इसमें अभी भी ज्यादा है, इसीलिए इसका जो कलर है वो हमें दिख कैसा रहा होगा, वो हमें दिख अभी भी ग्रीन ही रहा होगा। यानी अब अगर हम लोग यहाँ पे इस स्टेप को देखें तो देखिए ये जो लिखा हुआ है कि एक्सट्रैक्ट विद 5 ml ऑफ डाइथाइजोन अंटिल इट बिकम्स ग्रीन, तो यहाँ पे होगा क्या कि जब हम लोग 5 ml डाइथाइजोन इसके अंदर डालेंगे तो होगा क्या कि पहले तो लेड इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, लेकिन एट लास्ट में जब सारा लेड कॉम्प्लेक्स बना लेगा ना, उसके बाद भी जो सोल्यूशन का कलर है वो हमें ग्रीन ही दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि हमने कह सकते हो, देखो एक्सट्रैक्ट जो वर्ड आप लोगों को दिख रहा है, इस एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि हमने लेड को एक्वस लेयर से ऑर्गेनिक लेयर यानी कि क्लोरोफॉर्म लेयर में एक्सट्रैक्ट कर लिया। देखो एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज को निकाल लेना, तो यहाँ पे हमने किया क्या है, जैसे ही हमने डाइथाइजोन का सोल्यूशन डाला है 5 ml का, तो इसने क्या किया, इसने लेड को ऑर्गेनिक एक्वस लेयर से ऑर्गेनिक लेयर में खींच लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। अब देखो क्या होगा, अब यहां पे आप लोग ये समझो कि अभी तक के स्टेप में हमारी ये सारी चीजें हैं, एक हमारे पास एक्वस लेयर है जिसमें कुछ भी नहीं बचा है, एक हमारे पास क्लोरोफॉर्म लेयर है जिसके अंदर हमारा लेड डाइथाइजोन का कॉम्प्लेक्स भी है, डाइथाइजोन अलग से भी है और इंप्योरिटीज भी है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस पूरे सोल्यूशन में डाल देंगे 30 ml नाइट्रिक एसिड, ध्यान समझना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस पूरे में डाल देंगे 30 ml नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड कितना डालेंगे, 30 ml। तो 30 ml नाइट्रिक एसिड डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो combined डाइथाइजोन एक्सट्रैक्ट आर सेकंड फॉर 30 मिनट विद 30 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड द क्लोरोफॉर्म लेयर इज डिस्कार्डेड। अब यहाँ पे ध्यान समझना, होगा क्या, जब हमने यहाँ पे इसमें 30 ml नाइट्रिक एसिड डाला, ठीक है, तो अब हम लोग इसको शेक करेंगे, मतलब ये जो पूरा का पूरा हमारा इक्विपमेंट है, सेपरेटिंग फनल है, इसको उठा के हम लोग जो है शेक मतलब कि ऐसे हिलाना चालू कर देंगे। अब जब हम लोग हिलाना चालू करेंगे तो होगा क्या, देखो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना हुआ था ना, ये कॉम्प्लेक्स लेड डाइथाइजोन का, ये हमारा जो है कह सकते हो सिर्फ बेसिक यानी कि अल्कलाइन लेयर में ही स्टेबल रहता है। अब हमने क्या किया, हमने तो इसमें 30 ml नाइट्रिक एसिड मिला दिया। अब जैसे ही नाइट्रिक एसिड हम लोग मिलाएंगे, होगा क्या, ये जो कॉम्प्लेक्स हमारा बना था ये फिर से टूट जाएगा, यानी अब लेड फिर से अलग हो जाएगा और डाइथाइजोन भी फिर से अलग हो जाएगा। अब यहां पे देखो, यहीं पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है कि अगर हमें लेड को अलग ही करना था तो हमने इसका कॉम्प्लेक्स बनाया ही क्यों। देखो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमने इसका कॉम्प्लेक्स इसलिए बनाया क्योंकि जो लेड स्टार्टिंग में हमारे पास था वो इम्प्योर फॉर्म में था, लेकिन जब हमने लेड को यहां पे डाइथाइजोन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनाया तो इसने क्या किया, इसने लेड को प्योरीफाई कर दिया। क्यों, क्योंकि जो बाकी इंप्योरिटीज थी वो भी हमारी यहाँ पे लेड के साथ इसमें आ गई। अब लेड हमारा जो डाइथाइजोन के साथ कॉम्प्लेक्स बन गया वो अलग हो गया, ठीक है, और जो बाकी इंप्योरिटीज थी वो अलग हो गई। अब जब बाकी इंप्योरिटीज हमारी अलग हो गई तब हमने नाइट्रिक एसिड डाला, और नाइट्रिक एसिड डालने के बाद क्या हुआ, जो हमारा लेड है ये फिर से डाइथाइजोन से अलग हो गया। लेकिन अब ये जो अलग लेड हुआ है, यानी अब ये जो लेड हमें अलग मिलेगा ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में होगा। तो हम लोग करेंगे क्या, अभी जो हम लोग जब इसको शेक करेंगे ना तो लेड वापस से हमारा इस क्लोरोफॉर्म लेयर से क्या होगा, एक्वस लेयर में चला जाएगा। लेड जो है वापस कहां चला जाएगा, एक्वस लेयर में। अब ये जो लेड वापस एक्वस लेयर में गया है ये हमारा बिल्कुल प्योरीफाइड फॉर्म में, यानी अब देखो बिल्कुल स्टार्टिंग वाली चीज हो गई। स्टार्टिंग में भी लेड हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में था, इस इतना कुछ करने के बाद में भी लेड हमारा एक्वस सॉल्यूशन में भी है, लेकिन यहां पे जो लेड एक्वस सॉल्यूशन में था ये थोड़ा सा इम्प्योर था, लेकिन यहां पे जो लेड हमारा एक्वस सॉल्यूशन में ये बिल्कुल प्योरीफाइड फॉर्म में होगा। तो अब हम लोग करेंगे क्या, अब देखो अब यहां पे ऊपर है एक्वस लेयर और नीचे है क्लोरोफॉर्म लेयर, सिंपल सी बात है। अब एक्वस लेयर में अब हमारे पास क्या है, देखो अभी तक हमारे पास जो है लेड जो है इसी में था, लेकिन जैसे हमने शेक किया नाइट्रिक एसिड डालने के बाद तो ये जो हमारा लेड है ये ऊपर चला गया फिर से। अब नीचे हमारे पास क्या है, अब नीचे ये जो लेयर आप लोग को दिख रही है इसके अंदर है हमारा यहाँ पे डाइथाइजोन, ठीक है, सिर्फ डाइथाइजोन है, क्योंकि देखो लेड डाइथाइजोन कॉम्प्लेक्स था ये ब्रेक हो गया तो लेड ऊपर चला गया। अब हमारे पास सिर्फ इसमें डाइथाइजोन बचा हुआ है और इंप्योरिटीज बची हुई हैं, ठीक है, और हमारे पास क्लोरोफॉर्म है। अब हम लोग करेंगे क्या, ये जो इंप्योरिटीज है इनको हमें हटाना है, ये हमें नहीं चाहिए। तो अब हम लोग ये स्टॉपर जो है खोल देंगे, और स्टॉपर जब हम लोग खोलेंगे क्या, खोलेंगे तो होगा क्या, देखो ये जो क्लोरोफॉर्म लेयर है तो नीचे है ना, तो ये सबसे पहले हमारे पास अलग हो जाएगी, यानी ये जो क्लोरोफॉर्म लेयर है ये हमारे पास सबसे पहले इकट्ठा हो जाएगी। और जैसे ही यहाँ पे ये क्लोरोफॉर्म लेयर नीचे हमें मिल जाएगी ग्रीन कलर की, वैसे ही हम लोग इसको दोबारा से बंद कर देंगे। अब जब दोबारा से बंद करेंगे, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, अब हमारे पास ये जो हमारी सेपरेटिंग फनल है इसके अंदर सिर्फ हमारा लेड का एक्वस सोल्यूशन बच जाएगा। यानी अब अगर आप लोग थोड़ा सा देखो, ठीक है, तो मान लो ये हमारा सेपरेटिंग फनल है, तो इतना कुछ करने के बाद हमारे पास जो है सिर्फ अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे सिर्फ एक्वस लेयर बचेगी, और इस एक्वस लेयर में क्या होगा, हमारा लेड होगा,
ध्यान समझना, ये जो हमारी पूरी की पूरी लेयर है इसको हमने हटा दिया। देखो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे एक बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डाइथाइजोन को डालते तो हैं, यानी पहली बार जब हम लोग डाइथाइजोन को डालते हैं पहली बार, तो ये हम लोग यहाँ पे रिएक्शन, मतलब देखो डाइथाइजोन हम लोग डालेंगे तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स पहली बार बनता है ये हमारा फाइनल नहीं है। मतलब ये हम लोग सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि ये लेड को प्योरीफाई कर सके, ताकि इससे हमें लेड जो है प्योरीफाइड फॉर्म में मिल सके। अब जब हमने यहाँ पे देखो ये कॉम्प्लेक्स बन गया, उसके बाद हमने नाइट्रिक एसिड डाला, फिर ये कॉम्प्लेक्स फिर से टूट गया, ये जो क्लोरोफॉर्म लेयर थी ये अलग हो गई, ठीक है, ये नीचे मिल गई, इसको हमने निकाल के फेंक दिया। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास प्योर एक्वस लेयर बची हुई है, ठीक है, प्योर एक्वस लेयर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, टू दिस एसिड सोल्यूशन। अब देखो ये जो सोल्यूशन है ये हमारा एसिडिक है ना, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे नाइट्रिक एसिड डाला था, और यहाँ पे अब ये जो एसिडिक सोल्यूशन है जिसके अंदर बेसिकली हमारा लेड है प्योरीफाइड फॉर्म में, और हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा नाइट्रिक एसिड पड़ा हुआ है, हम लोग इसमें फिर से अब डालेंगे 5 ml स्टैंडर्ड डाइथाइजोन सॉल्यूशन। यानी अब देखो ये जो हमारा एसिडिक लेयर है, अब इसमें फिर से हम लोग यहाँ पे डाइथाइजोन डाल देंगे 5 ml। लेकिन अब देखो अब जो डाइथाइजोन हम लोग डालेंगे अब ये हमारा फाइनल रिएक्शन करेगा। यानी देखो अब यहाँ पे देखो, अब चूंकि रिएक्शन तो फिर भी हमारी बेसिक मीडियम में होनी है, तो हम लोग यहाँ पे फिर से 4 ml अमोनियम साइनाइड को यूज करेंगे। ये हमारा अमोनियम साइनाइड होता है। तो जैसे हम लोग 4 ml अमोनियम साइनाइड को डालेंगे, इसको फिर से हम लोग 30 मिनट के लिए शेक करेंगे, और जैसे हम लोग जब शेक करेंगे तो अब हमारा जो कलर है वो हमारा फाइनली जो है रेड टू वॉयलेट कलर का डेवलप हो जाएगा। तो देखिए ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज थी यहाँ पे। फिर से यहाँ पे आप लोग दोबारा से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि यहाँ पे हमने किया क्या। हमने यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना सैंपल डाला जो कि हमारा लेड था। अब ये जो सैंपल हमने डाला इसमें बेसिकली लेड हमारा इम्प्योर फॉर्म में। उसके बाद हमने अमोनियम सिट्रेट, पोटेशियम साइनाइड, हाइड्रोक्सिलअमीन, हाइड्रोक्लोराइड, इन तीनों को डाला जो कि पीएच को ऑप्टिमम कर रहे हैं, यानी कह सकते हो पीएच को मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद हमने फिनॉल लेड डाला ताकि हम लोग चेक कर सके कि सोल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। अगर सोल्यूशन एसिडिक है तो हम लोग इसमें अमोनिया को ऐड करेंगे, अमोनिया इस सोल्यूशन को बेसिक बना देगा। उसके बाद हम लोग डाइथाइजोन को डालेंगे पहली बार, फर्स्ट टाइम। देखो यहाँ पे यही चीज है कि डाइथाइजोन हम लोग 2 बार ऐड करते हैं। फर्स्ट टाइम जब हम लोग डाइथाइजोन को डालेंगे तो ये हमारा क्या करेगा, लेड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे नाइट्रिक एसिड को डालेंगे। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसको दोबारा से ब्रेक कर देगा। लेकिन अब जब कॉम्प्लेक्स ब्रेक होगा तो लेड हमारा प्योरीफाइड फॉर्म में एक्वस लेयर में चला जाएगा। अब जब हमारा कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो गया तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो नीचे वाली लेयर है यानी कि जो क्लोरोफॉर्म लेयर है जिसको हमने डाइथाइजोन बेसिकली कह सकते हो, डाइथाइजोन की जो लेयर है इसको पूरा निकाल के अलग कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ये इम्प्योर है, क्योंकि इसमें इंप्योरिटीज मिक्स हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास जो प्योर एक्वस लेयर बची है जिसके अंदर लेड है और नाइट्रिक एसिड है, अब हम लोग इसमें दोबारा से डाइथाइजोन सोल्यूशन डालेंगे, 4 ml अमोनियम साइनाइड डालेंगे, 30 मिनट के लिए शेक करेंगे, और हमें फाइनली हमारा कलर जो है देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, टेस्ट और स्टैंडर्ड के कलर को कंपेयर कर लेंगे। अगर जो टेस्ट का कलर है वो स्टैंडर्ड वाले से हल्का है तो हमारा लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा, और वहीं पे अगर जो हमारा टेस्ट का कलर है वो स्टैंडर्ड से ज्यादा है तो लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कलर उतना ज्यादा ही डेवलप होगा जितना ज्यादा लेड प्रेजेंट होगा। तो यहां पे ये मैक्सिमम टॉलरेटेड लेड है, ठीक है, और ये हमारा कह सकते हो टेस्ट है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लेड का लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो एक बार दोबारा से प्रोसीजर से आप लोग दोबारा से देख लो, ठीक है, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। बस कॉपी पेन लेके बैठना क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेप है। अगेन यहाँ पे हम लोग डाइथाइजोन को 2 बार ऐड करते हैं। पहली बार ऐड करते हैं लेड को प्योरीफाई करने के लिए, दूसरी बार ऐड करते हैं अपना कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, जिससे हम लोग बेसिकली ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ये था हमारा यहाँ पे लेड का लिमिट टेस्ट, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग था, बट आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने आज के लास्ट लिमिट टेस्ट के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है हैवी मेटल्स का लिमिट टेस्ट। तो फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने हैवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट के बारे में, तो देखो पहली बात, हैवी मेटल्स क्या होते हैं, नाम से ही क्लियर है, ये हमारे वो मेटल्स होते हैं जिनका पहली बात मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा सा हाई होता है, मतलब इनका वेट थोड़ा सा ज्यादा होता है। और दूसरी बात कि ये यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट में भी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो हैवी मेटल्स हैं तो इनका लिमिट टेस्ट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ऑल दो एग्जाम में बहुत कम ही पूछा जाता है, बट फिर भी हमारे लिए जानना जरूरी है। अब जैसे हैवी मेटल्स की बात करें तो इनके अंदर हमारे जैसे लेड, मरकरी, कॉपर, बिस्मथ, कैडमियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिन, ये सारे हमारे यूजुअली कुछ हैवी मेटल्स होते हैं। इनके अलावा भी कुछ हैवी मेटल्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए जो टेस्ट हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं उनमें मेनली हमारे यही वो मेटल्स हैं जो कि इस टेस्ट के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब कह सकते हो इनका टेस्ट हम लोग ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं इस हैवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट में। अब एक चीज आप लोग थोड़ा सा समझना
कि जो हैवी मेटल्स का लिमिट टेस्ट है, इसमें आप लोग देखो तो इसमें आप लोग को लेड भी देखने को मिल रहा है, आर्सेनिक भी देखने को मिल रहा है। इन दोनों का लिमिट टेस्ट तो हमने अलग से भी परफॉर्म किया था। देखो यहाँ पे अगर आप लोग देखो ना, तो ये जो हैवी मेटल्स का लिमिट टेस्ट है, ये एक जनरल लिमिट टेस्ट होता है। मतलब इसमें ना हम लोग स्पेसिफिकली किसी एक का नहीं परफॉर्म करते, बल्कि हम लोग एक ऐसा प्रोसीजर लगाते हैं जो कि इन सभी के लिमिट टेस्ट में कह सकते हो इन सभी को परफॉर्म, मतलब इन सभी की इम्प्योरिटी को पता लगाने में हेल्पफुल होता है। लेकिन यहाँ पे एक जनरल होता है ना, किसी पार्टिकुलर एक का स्पेसिफिक नहीं होता है। तो ये चीज हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी देखिए अगर हम लोग देखें तो इसमें एक्चुअल में हम लोग करते क्या है कि इसमें जो भी हैवी मेटल्स हमारे मान लो जो भी हमारा सैंपल है उसमें जो भी हैवी मेटल्स हैं, तो वो एक लिमिट में है कि नहीं है, उसको पता लगाने के लिए हम लोग करते क्या है कि उनकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड से। हाइड्रोजन ये सल्फाइड होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है, तो या तो हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड से करा सकते हैं, या तो हमारा एक सोडियम सल्फाइड होता है Na2S, उससे भी करा सकते हैं, दोनों से ही करा सकते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड से कराते हैं तो बेसिकली हम लोग एसिडिक मीडियम का यूज करते हैं, और अगर सोडियम सल्फाइड से कराएंगे तो हमारा मीडियम थोड़ा सा बेसिक हो जाता है, बस इतना ही डिफरेंस है। बट हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड वाला देख के चलते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड से जब हम लोग यहाँ पे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे, तो जो हमारा हैवी मेटल्स हैं वो क्या होगा, वो यहाँ पे मेटल सल्फाइड यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, ठीक है, जो कि हमारा ब्राउनिश या फिर ब्लैक कलर का हमें देखने को मिलेगा। तो देखो अब सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखो अब आप अगर आप लोग देखना चाहो कि मान लो हमारा कोई सोल्यूशन है और उनमें जो है इसमें से कोई एक लिमिट टेस्ट, मान लो कोई भी एक हैवी मेटल प्रेजेंट है। अब हम लोग यहाँ पे चलो टेस्ट सैंपल तो प्रिपेयर कर लेंगे, हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड को ऐड करके और यहाँ पे हमारा क्या टेस्ट सोल्यूशन बना लेंगे। लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड कैसे बनाएंगे भाई, क्योंकि इसमें देखो इसमें तो हम लोग एक जनरल लिमिट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन में क्या हम लोग इन सभी को डालेंगे, ऐसा तो हम लोग करेंगे नहीं। क्योंकि देखो हमारे सोल्यूशन में कोई भी हैवी मेटल प्रेजेंट हो सकता है, हमें नहीं पता कौन सा प्रेजेंट है, हम लोग एक जनरल टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। तो हम लोग स्टैंडर्ड कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए जो फार्माकोपिया है उसमें स्टैंडर्ड यहाँ पे लेड को माना गया, यानी स्टैंडर्ड सोल्यूशन हम लोग लेड का प्रिपेयर करते हैं, और जो सैंपल है उसमें हमारे इनमें से कोई भी मेटल हो सकते हैं। तो एक सोल्यूशन हम लोग लेड का प्रिपेयर करेंगे, एक हम लोग यहाँ पे इन सभी का लेंगे। तो जो लेड का सोल्यूशन है उसका जो कलर है वो इन सभी के कलर से हल्का होना चाहिए। मतलब कि अच्छा देखो एक चीज समझो, जैसे हैवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट का ये मतलब नहीं कि ये सारे के सारे हमारे प्रेजेंट हैं, हो सकता है 2-3 एक साथ भी हो सकते हैं, हो सकता है कोई एक ही हो, लेकिन ये सारे जरूरी थोड़ी कि किसी में प्रेजेंट होंगे। तो जो भी हमारा प्रेजेंट होगा उसका हम लोग कंपैरिजन अपने लेड के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से करते हैं। अगर जो कलर है वो लेड के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से हल्का रहा तो हमारा लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा, अगर हमारा डार्क हुआ तो हमारा लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा। अब एपरेटस की बात करें तो इसको हम लोग सिंपली अपने नेस्लर सिलेंडर के अंदर ही परफॉर्म करते हैं, और यहाँ पे ग्लास रॉड होती है, स्टैंड होता है हमारे बाकी क्लोराइड वगैरह के लिमिट टेस्ट की तरह। और अगर हम लोग प्रोसीजर की बात करें, अब यहाँ पे देखो जो फार्माकोपिया है उसमें हमारे बेसिकली 4 मेथड यहाँ पे दे रखे हैं, मेथड ए, मेथड बी, मेथड सी, मेथड डी। अब एक चीज समझो, अगर हम लोग H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज कर रहे हैं तो हम लोग मेथड ए और मेथड बी का यूज करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे सोडियम सल्फाइड का यूज करें तो हम लोग मेथड सी और मेथड डी का यूज करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड लिया है, तो हम लोग मेथड सी और मेथड डी को डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड है अगर इसके साथ हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं तो प्रोसीजर परफॉर्म करने के हमारे 2 मेथड होते हैं। अब देखो ये 2 मेथड भी हमारे सिंपली होते हैं। मेथड ए क्या होता है, मेथड ए तब यूज करते हैं जब जो सैंपल है, जैसे जो भी सैंपल है, तो इस सैंपल का जब सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे तो अगर वो कलरलेस बना, ठीक है, तो तब हम लोग यूज करेंगे मेथड ए। मतलब सिंपल सी बात समझो, अगर सैंपल कलरलेस है तो मेथड ए यूज करेंगे। लेकिन अगर सैंपल हमारा कलरफुल हुआ, ऑलरेडी अगर सैंपल में कोई कलर है, तब हम लोग मेथड बी का यूज करेंगे। जैसे हमने मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट देखा था क्लोराइड और सल्फेट का, तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर सैंपल ऑलरेडी कलरफुल हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसको कलरलेस बनाएंगे और फिर हम लोग यहाँ पे मेथड ए वाले प्रोसीजर को ही परफॉर्म करेंगे। मतलब यहाँ पे मेथड भी कुछ खास नहीं है, बस मेथड बी में क्या करेंगे, हम लोग पहले अपने सैंपल को कलरलेस बनाएंगे, और अगर कलरलेस ऑलरेडी है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सिंपली हम लोग यहाँ पे अपना प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। अब प्रोसीजर कैसा है, प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। प्रोसीजर में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अपना जो है टेस्ट लेंगे, स्टैंडर्ड लेंगे। अब आपको पता है स्टैंडर्ड तो हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड यहाँ पे हमारा कह सकते हो जो लेड का सोल्यूशन है वो होगा। तो जो देखो जो भी टेस्ट है, तो टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एक टेस्ट और स्टैंडर्ड सोल्यूशन होगा, तो टेस्ट वाले में हम लोग यहाँ पे अपना 25 ml सोल्यूशन लेंगे जिसका भी हमें लिमिट टेस्ट परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे ये हमारा आईपी में दिया होता है, बेसिकली उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे, आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया। और स्टैंडर्ड में हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड में हम लोग यहाँ पे लेड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे, कितना 0.02 mg लेड, ठीक है, हमारा डिजॉल्व होगा
हमारे सोल्यूशन में, उसका 2 ml हम लोग लेंगे और यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 ml हमने इसका लिया और 23 ml पानी डाल के हम लोग 25 ml का टोटल सोल्यूशन बना लेंगे। तो 25 ml ये बन गया, 25 ml ये बन गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके अंदर अपने डाइल्यूट एसिटिक एसिड को डालेंगे, जो कि सोल्यूशन को थोड़ा बहुत एसिडिक बनाने का काम करेगा। और देखिए इसका जो पीएच है वो हम लोग यहाँ पे 3 से 4 के बीच में एडजस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने अभी तक 25 ml डाल लिया था, 25 ml हमारा टोटल सोल्यूशन बन चुका था। अब उसमें हम लोग यहाँ पे 10 ml पानी और मिलाएंगे तो हमारा 35 ml हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 10 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन सल्फाइड का सोल्यूशन ऐड करेंगे, जो कि बेसिकली हमारा रिएक्शन करने वाला है। ठीक है, तो 10 ml हमने इसको डाल दिया तो हमारा टोटल सोल्यूशन कितना हो गया, 45 ml। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 ml पानी और मिला के टोटल सोल्यूशन 50 ml बना लेंगे और उसको हम लोग यहाँ पे मिक्स करके छोड़ देंगे और यहाँ पे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 5 मिनट छोड़ने के बाद क्या होगा भाई, हमारा एक टेस्ट बनेगा, एक स्टैंडर्ड बनेगा। तो अगर जो स्टैंडर्ड वाले का ब्राउन या फिर जो कैसे कह सकते हो ब्लैक कलर है, ठीक है, वो टेस्ट वाले से ज्यादा गहरा हुआ, ठीक है, तो वो हमारा पास कर जाएगा। और अगर कहीं टेस्ट वाले का ज्यादा डार्क हुआ तो वो हमारा सैंपल लिमिट टेस्ट फेल कर जाएगा। तो अगर हम लोग मेथड बी को देखा तो मेथड बी हमने देखा ही सिमिलर ही है। इट इज सिमिलर टू मेथड ए एक्सेप्ट इन दिस केस द कलर सब्सटेंस इज गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट। तो जो कलर सब्सटेंस है उसको हम लोग पहले स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं टू मेक इट कलरलेस बिफोर प्रिपेयरिंग इट सोल्यूशन, ताकि हम लोग पहले उसको कलरलेस बना सके, क्योंकि कलर होगा तो हमारा सोल्यूशन में जो है हम लोग अच्छे से रिजल्ट नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे। ऑब्जर्वेशन सिंपल सी बात है कि अगर हमारी टर्बिडिटी या फिर जो भी हमारा कलर है वो हमारा जो है ग्रेटर होना चाहिए, मतलब कि ग्रेटर नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन स्टैंडर्ड। तो हमारा लिमिट टेस्ट पास हो गया, ग्रेटर हुआ तो फेल हो गया। तो देखिए यहाँ पे हमारा लिमिट टेस्ट फाइनली कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे हमारे सिलेबस में जितने भी लिमिट टेस्ट हैं उन सभी को हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी देखिए अब अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ गई है तो अब स्क्रीन पे आप लोग को 4 एमसीक्यूज दिख रहे होंगे। इन चारों का आंसर आप लोग को मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, विच एसिड इज एडेड इन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में कौन सा एसिड यूज करते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना। सेकंड क्वेश्चन हमारा था, इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन द कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इज। तो कौन सा कलर कॉम्प्लेक्स हमारा आयरन के लिमिट टेस्ट में फॉर्म होता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा था, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। तो लिमिट आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में क्या फॉर्म होता है, इसका भी आंसर आप बताइएगा। एंड फाइनली हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, विच सॉल्वेंट इज कॉमनली यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट लेड डाइथाइजोन कॉम्प्लेक्स। तो कौन सा सॉल्वेंट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं लेड डाइथाइजोन कॉम्प्लेक्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके अच्छे से बताना। तो इन चारों एमसीक्यूज का आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। एंड डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में आपको हमारे कुछ अदर सोशल मीडिया हैंडल्स का भी लिंक मिल जाएगा, तो वहां पर भी आप हमसे कनेक्ट जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।